नमस्कार। शब्दाक्षर के केंद्रीय मंच पर आप सभी दर्शकों एवं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जब भी फूटता है मेरी कलम की नोक से कोई शब्द, वकीकत या बबूल होता है, जो बिखेरता है चुभन, उगलता है अंगार, गोया कलम में स्याही नहीं, ज्वालामुखी का लावा भरा हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बहुमुखी प्रतिभा की धनी आदरणीय अलका सिन्हा जी की। इनकी सफलता का राज और सक्रियता लेखन के प्रति ईमानदारी है। 13 वर्षों से लगातार गणतंत्र दिवस के परेड का आंखों देखा हाल सुनाने का सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ है। ये आकाशवाणी नेशनल की कमेंटेटर भी रह चुकी है। इनकी रचनाएं आदर्शों एवं मूल्यों का समझौता किए बिना ही दृढ़ता से खड़े रहने एवं आत्मविश्वास के साथ जीने की ताकत देती है। इनकी लिखी ही कुछ पंक्तियों से मैं इनका स्वागत करना चाहती हूँ। जिंदगी को जिया मैंने इतना चौकस होकर, जैसे नींद में भी रहती है सजग चढ़ती उम्र की लड़कियां, कि कहीं उसके पैरों से चादर ना उघड़ जाए। बहुत ही खूबसूरत बात आपने लिखी है आदरणीय ललका मैम जी। हम आपका स्वागत करते हैं शब्दाक्षर के इस मंच पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद नीता जी। मैं भी आपका और आपके सभी जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शब्दाक्षर के, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और उन सभी को आज 15 अगस्त है तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई। स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, हमारे सभी दर्शकों को और आपको भी। जैसा हम जानते हैं कि आप 13 वर्षों से गणतंत्र दिवस परेड का आंखों देखा हाल सुनाती रही हैं। 13 साल पहले स्वतंत्रता दिवस में और आज के स्वतंत्रता दिवस में आपको क्या अंतर नजर आता है? एक कवयित्री, एक कथाकार के नजर से आप हमें बताएं। ये जो आपने अंतिम लाइन जोड़ी ना, एक कवयित्री और कथाकार की नजर से, इसने मुझे बचा लिया। वरना मैं सच कहूँ तो बहुत कुछ बिखर चुका है। जो मुझे याद आता है जब मैंने पहली बार इसका शुरू किया था आंखों देखा हाल कहना, उस समय जो भीड़ उमड़ती थी सड़कों पर, ऐसा जी होता था कि आकाशवाणी की तरफ से सिर्फ एक जगह नहीं होता था कि आप राजपथ पे ही खड़े होकर के इसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे, बल्कि कई सड़कें, मतलब पूरा यहाँ से लेकर के राजपथ से लेकर के लाल किले तक कई स्लॉट्स होते थे, जहां पर कि हमें, मतलब हमारे कमेंटेटर बूथ बने हुए होते थे और हमारे कमेंटेटर्स जो होते थे वहां बैठ करके उसकी कमेंट्री करते थे। तो हर जगह इतनी भीड़ होती थी और रास्ते बंद हो जाते थे और लोग उसका उल्लास मनाते थे। ऐसा लगता था कि जैसे सच में हम लोग कहानियों की दुनिया के लोग हैं। तो एक ऐसा राजमहल है जिससे जनता बाहर निकल करके, और राजमहल से सारा जो राजसी परिवार है वो निकल करके एक शोभा यात्रा में जा रहा है और सब उसमें शामिल हो गए। एक ऐसा एहसास जो था ना, वो जीवंत हो जाता था। आज की बात करें तो क्या कहूँ, 15 अगस्त पे ये सब कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम अपने घर में बैठे हैं। हम अगर सच्ची बात नहीं करेंगे तो हमें सच्ची तस्वीर कैसे दिखेगी? आज सही के बात। वक्त हम उसका उल्लास या उसके जश्न से ज्यादा, उसकी खुशी को मनाने से कहीं ज्यादा इस बात पर झल्ला रहे होते हैं कि रास्ते बंद हो गए, लोग जा नहीं पा रहे हैं, पता नहीं ये कौन सा तरीका है सेलिब्रेट करने का। तो सेलिब्रेट करने का कौन सा तरीका होना चाहिए मुझे नहीं। हम्म। खुशी की जुबान क्या हो सकती है, उसको कौन से शब्द दिए जा सकते हैं, कहना मुश्किल है। जब कोई खुशी के मारे झूमने लगता है ना, पैर उल्टे सीधे भी पड़ते हैं, तो वो नृत्य का एक इतना सुंदर संगम बन जाता है। जब आप बोलते हैं और उसके बीच में जो शब्द बिखर जाते हैं, मतलब वो आपस में कई बार तालमेल नहीं बनता और वो टूटते हैं, लेकिन उसमें आपके भीतर का जो एक बाढ़ होती है, आपके भीतर से जो आ रही होती है, वो जी झलकती है। वो शब्द भी बयान नहीं कर सकते। तो जब वो आपके उबड़ खाबड़ शब्द उनको बता रहे होते हैं, तो मुझे लगता है वो ज्यादा सटीक होते हैं, बजाय कि आप एक बड़े सुनियोजित सा भाषण एक सही से मंच पर जाकर के बोल दें, उससे कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं वो उबड़ खाबड़ बिखरे बिखरे शब्द, जो कहीं टूट रहे हैं, कहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन आपकी उस बात को, आपके उस उल्लास को परिलक्षित करते हैं। तो आज के बहुत। समय में जब आप कवि की नजर से पूछती हैं मुझसे, तो मैं महसूस करती हूँ कि वो सभी हमारे साथी जो वहां आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन एक एहसास से जुड़ जाते हैं। वो जो 3 रंगों का एहसास होता है वो इतना रोमांचक होता है। ठंड के दिन होते हैं, 26 जनवरी के दिनों में खास करके, जब मैं उसका
देने के लिए जाती थी वहां पर, इतनी सुरक्षा जांच होती है, उससे गुजरते हैं, कितनी तरह की चुनौतियां हैं जिनका सामना करते हैं। लेकिन मैं आपको सचमुच बताऊं कि धुंध के कोहरे भरे उस मौसम में कई ऐसे लोग कहीं दूर दूर से चल कर आ रहे, दिल्ली के लोग नहीं इतने होते, जी और उनको कोई वीआईपी पास नहीं मिला होता, बच्चों को कंधे पे लाद करके, सर पर वो टोपा सा बांध करके, क्योंकि ठंड तो लग रही है। और सही। उस वक्त जब वो कहाँ दूर में गाड़ियां पार्क हो जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां से पद यात्रा करते हुए पहुंचते हैं, और उनके भीतर जो एक मतलब पैरों की तेजी बता रही है, और ठंड से मुकाबला करते हुए वो जिस तरीके से जा रहे हैं, वो मुझे लगता है सबसे सच्चा दृश्य होता है, जिसको देखने से हमारे लोग वंचित रह जाते हैं। वो तो देखते हैं जो दूरदर्शन और मीडिया उन्हें दिखाता है, जब बड़े बड़े नेता आकर के वहां खड़े होकर के भाषण देते हैं, उनको तो देखता है। लेकिन वो जो आम जनता है, जो पेड़ों पर चढ़ चढ़ करके उसका क्या आनंद बात। लेती, उसे नहीं देखते, उसे मीडिया नहीं दिखा पाती, वो मीडिया की नजर से छूट जाता है। लेकिन वो सबसे सही और असली दृश्य होता है जो एक लेखक की नजर देखती है। और जो सवाल आपने किया, उससे मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस जज्बे में कोई फर्क नहीं है। हमने आजादी की लड़ाई देखी थी या नहीं देखी थी, लेकिन अगर हम तिरंगा देखते हैं तो हम उस लड़ाई के साथ जुड़ जाते हैं, उसके में शामिल हो जाते हैं। वो खूबसूरती हमारे साथ अपने आप जुड़ जाती है। बिल्कुल क्या जुड़ आपको जाते लगता है कि हम अभी भी मानसिक रूप से स्वतंत्र हो पाए हैं? क्या साहित्य और साहित्यकार स्वतंत्र हैं या फिर किसी हमारे दायरे में सीमित है? आप इस नजरिए से कैसे देखती हैं स्वतंत्रता को? हैं। देखिए, स्वतंत्रता के मायने कुछ शब्दों में तो नहीं बांधे जा सकते, और ये सबके लिए अलग है। जी कोई उसे किस तरीके से देखता है, कोई उसे किस तरीके से देखता है, तो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे वो कहना कठिन है। लेकिन ये तो सच है कि हमें बोलने की आजादी है, हम अपने मन की बात कह सकते हैं। अगर आज लोग लोकतंत्र पर भी 4 बातें बोल देते हैं, देश के प्रधानमंत्री पर भी 10 बातें बोल देते हैं, तो जी आजादी तो है, कहने की आजादी तो मिली है आपको, सोचने की आजादी मिली है आपको, अपना पक्ष रखने की आजादी मिली है। तो लेकिन ये बात है कि जब आप स्वतंत्रता की बात करते हैं, आजादी, देखिए एक बड़ा छोटा सा अंतर है स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में। जी एक जैसे हमारे यहाँ शब्द है बेकहल हो जाना, जी आप तो समझ सकती हैं बेकहल, मैंने हमें किसी जी बात का फर्क ही नहीं पड़ता। आजादी का ये मतलब नहीं होता, आजादी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है। लेकिन कई बार, बल्कि ज्यादातर, जो हमारे बहुत पढ़ा लिखा तबका है, वो इसी को स्वतंत्रता मानता है, इसी को जी स्वतंत्रता मानने की भूल करता है। हमारे माता पिता हमें हर तरह की सोच को समझने का, जानने का, कहने का, अभिव्यक्त करने का मौका देते हैं, और वो उसे आजाद होना कहते हैं, हम भी उसे आजाद जी होना कहते हैं। लेकिन जी इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने माँ बाप को ही गाली देने लग जाएं। तो अगर हमें गाली देने की छूट नहीं मिलती है, या गाली देने पर हमें 2 बात सुननी पड़ जाती है, तो आप कहेंगे कि आप हमें, हमारे मुंह से हमारी आजादी छीन रहे हैं। तो ये कितना सही है और गलत है, इसको पहचानने की भी ताकत होनी चाहिए। होता जी क्या है कि हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन जी जी हमारी आजादी के लिए जो कुर्बानियां दी वो हमने नहीं दी थी, हमारे जी पीछे वाले जनरेशन ने दी थी। तो हमारे जनरेशन को और हमारे आने वाली जनरेशन को कई बार ऐसा महसूस होता है कि उन्हें बड़े मुफ्त में मिल गई आजादी, और वो जी उसकी कीमत को पहचान नहीं पाए। तो उस वक्त जब वो बहस पर उतारू हो जाते हैं और स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के फर्क को खत्म कर देते हैं, तो मुझे अफसोस होता है। आजादी हमें चाहिए, हमें किस हद तक चाहिए और किस जगह पर चाहिए, इसकी भी समझ हम होनी चाहिए। जब हम बचपन में स्कूल में ये बात हुआ करती थी, एक बड़ा विषय चलता था हमारे स्कूल समय में, कि जी विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो बड़ा ये मतलब घिसा पिटा हो गया बाद में, और बहुत इस पर बहस हुई कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो उसमें एक बात होती थी कि भाई विज्ञान ने आपको बहुत कुछ दिया, लेकिन आपको उस विज्ञान को इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, नहीं तो वो विनाश का कारण बन सकता है, और तब वो अभिशाप होता है। अभिशाप विज्ञान नहीं है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते ठीक से, तब वो अभिशाप बनता है। तो मुझे लगता है आजादी के साथ भी बिल्कुल वही बात है कि उसको, आजादी को समझने की, उसको हैंडल करने की ताकत भी हमारे भीतर होनी चाहिए, तब हम आजादी के सही मायने जान। तो उसकी थोड़ी सी कसर मतलब मुझे तकलीफ है, लेकिन इस बात को कहना पड़ेगा कि उसको समझने की जरूरत अभी है। जी हमारी जनरेशन उसको समझे, बड़ा संजीदा सा शब्द है ये आजादी, जी इतना आसान शब्द नहीं है। ये 3 सही रंग और 3 थके हुए शब्द ऐसा नहीं है, इनके सही भीतर बहुत बड़ी ऊर्जा है, इनके भीतर बहुत बड़ा एक सम्मान समाया हुआ, पूरे राष्ट्र का सम्मान समाया हुआ है।
तो हम 10 बातें कहें, हम अपने बच्चे को निखारने के लिए, बड़ा करने के लिए माता-पिता बहुत सी बातें बोलते हैं, लेकिन उसका सम्मान अपनी जगह होता है। तो उस सम्मान को समझने की ज़रूरत मुझे लगता है अभी भी है, हम वहाँ अभी नहीं पहुँचे। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात कही आपने आज़ादी के ऊपर। सही है, हम अपने आप को आज़ाद कहते हैं, भारतीय कहते हैं, पर आज़ादी का सही अर्थ क्या होता है ये समझने में अभी भी हमें बहुत वक़्त लगेगा। आप तो अर्थशास्त्र में स्नातक की हुई हैं, फिर आपको कब लगा कि जीवन का अर्थ, सही अर्थ साहित्य है, बाकी सब व्यर्थ है? आप लेखनी की तरफ कब और कैसे मुड़ गई? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। सही है कि मैंने इकोनॉमिक्स जब लिया था, अर्थशास्त्र, तो दिमाग में यही था कि भई इसके एवेन्यूज़ बहुत हैं, आपको अच्छा मौका मिल जाएगा, तो मैंने ये सब्जेक्ट चुना। और एमबीए भी किया तो बिल्कुल लाइन अलग थी, लेकिन कुछ लोगों से, क्योंकि मैं लिख तो खैर बचपन से ही रही थी, स्कूल के दिनों से ही परिवार का माहौल ऐसा था इसलिए, तो वो तो चीज़ें थी, लेकिन मेरी भाषा, मेरी अभिव्यक्ति, मेरा देश, ये जो चीज़ें थी, ये सिर्फ़ एक नक्शा नहीं है, तो ये क्या है फिर? ये चीज़ें मुझे समझने को मिली जब कुछ लोगों से मेरा संपर्क हुआ कॉलेज के दिनों में। जी, और जी, मैंने महसूस किया कि उनके भीतर, मतलब होता क्या है ना, कहते हैं जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो ये जी, जी, वैसा जी। नहीं था कि रंग बदलने वाला, लेकिन हाँ, वो मेरे भीतर कहीं धड़क तो रहा था, मैंने उसको पहचाना नहीं था। तो हमारे कई ऐसे साथी धीरे-धीरे जुड़ रहे थे जो कि हमारे देश को लेकर, एक उसके नक्शे को लेकर के, अपनी भाषा को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर बड़े, मतलब एक आंदोलनकारी रूप तक जुड़े हुए थे। तो जी, उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मैं सब कुछ अंग्रेजी माध्यम से करती हूँ। सब्जेक्ट मेरा मतलब जो था वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रही हूँ, कॉलेज मेरा इंग्लिश मीडियम में है, क्रिश्चियन कॉलेज है, वो सब चीज़ें अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन उनके भीतर क्या मेरी संस्कृति, क्या मेरी अभिव्यक्ति, क्या मेरा कहना, मेरे विचार, वो कहीं दूसरी तरफ बढ़ते तो नहीं जा रहे, मैं कहीं अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान को भूलती तो नहीं जा रही हूँ। तो जैसे ही मैं इस तरफ से सजग हुई एक बार, एक स्पार्क सा जगा मेरे भीतर, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जब कोई कलम उठाता है, तो वो सिर्फ कहानी और कविता की दुनिया नहीं रचता, वो एक अस्मिता की दुनिया होती है, अपनी जी, पहचान की दुनिया होती है। तो आपको इसके प्रति सजग होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा। जब आप लिखें, तो उसमें कहीं न कहीं आपकी पहचान, आपकी हुँ, अपनी पहचान, अपने देश समाज की, अपने समय की पहचान उसमें धड़कनी चाहिए। ये जब मुझे बिल्कुल, एहसास हुआ, तो फिर मैंने इसको बहुत गंभीरता से देखना शुरू किया, और फिर मैं इसके साथ एक अलग दायित्व बोध के साथ जुड़ गई। बहुत खूब। यही होता है जीवन का एक सफ़र, हम कब किस तरफ मुड़ जाएँ और क्या बात हमें प्रेरित कर दे, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बात मैं आपसे पूछना चाहती थी मैं, पहले हिंदी साहित्य में काफ़ी फ़िल्में बनती थीं, जैसे कि फणीश्वरनाथ रेणु जी के उपन्यास पे बना मैला आँचल, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की देवदास बनी 2-2 बार, एक नहीं 2-2 बार। मुंशी प्रेमचंद की सदगति उसमें भी फ़िल्मांकन हुआ है। पर आजकल की साहित्य के ऊपर उपन्यास या फ़िल्में कुछ बन नहीं रही। माफ़ी चाहती हूँ, क्या हमारी फ़िल्मों का स्तर गिर गया है या हमारा साहित्य सशक्त नहीं रहा है? अ, ऐसी क्या बात है जो कि साहित्य पे होता क्या फ़िल्में है, बननी बंद हो गई? नहीं बिल्कुल सही, ये दर्द तो हमारा भी है। देखिए, साहित्य और सिनेमा जी, दोनों आपस में एक दूसरे से चोली दामन का साथ है। जी, अच्छी कहानी नहीं होगी तो सिनेमा अच्छा नहीं बन सकता, जी, और कहानी अच्छी है और आप उसको सिनेमा में दे ही नहीं रहे, तो पब्लिक उसको उस तरह पढ़ती नहीं है। आजकल क्या हो गया है कि लोग पढ़ने से ज़्यादा देखने में विश्वास करने लगे हैं। तो वो जी, जी, किताबें पढ़ना, उससे लगभग दूर होते जा रहे हैं लोग। ऐसे समय में जो मीडिया है और ख़ास करके जो सिनेमा का जो तंत्र है, वो बहुत सहयोगी हो सकता है, आपको एक अच्छी से फ़िल्म से जोड़ करके, आपको अच्छी विचारधारा की तरफ, एक सकारात्मक दृष्टि दृष्टि की तरफ ले जाने में। मुझे ध्यान आता है कि आम्रपाली फ़िल्म हमारे समय में मैं देखी थी जब मैं स्कूल कॉलेज में होती थी उस समय। और उस समय जब वो वैजयंती माला से प्रश्न किया जाता है, वो राजनर्तकी बनती हैं, और उस उपन्यास को चाहे मैंने उस वक़्त नहीं पढ़ा था, लेकिन इस फ़िल्म को जब मैंने देखा था, मैं उस समय जी, स्कूल में थी। आज भी मुझे याद है। एक स्कूल की लड़की को सोचिए आप, कितनी समझ होती है, और वो भी उस समय जबकि हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा मीडिया फैला हुआ नहीं था। हम या तो जी, फ़िल्में देखते थे, और वो भी सिर्फ़ जो दूरदर्शन पर आती थी।
चैनल्स जी भी नहीं थे ज्यादा। उस जी जी दौरान मैंने वो फिल्म देखी थी और टीवी पर ही देखी थी। हर संडे फिल्म आया करती थी हिंदी की, उसमें देखी थी आम्रपाली में। तो जब वो जी राजनर्तकी घोषित होती है तो उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है वैशाली। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? वो कहती है वैशाली। तुम रहती कहाँ हो? वो कहती है वैशाली। मैं बता नहीं सही सकती आपको कि वो मेरे खून में बहने लगा था। वैशाली जी का क्या मतलब होता है, मैं आज भी याद करती हूँ तो आह्लाद से भर जाती हूँ। आपका देश आपके भीतर है, बाहर नहीं है। बिल्कुल। इस बात को जब वैजयंती माला ने इस फिल्म में कहा था इन संवाद के साथ में कि हर सवाल का जवाब एक ही था, वैशाली वैशाली वैशाली, तो वो आपको कितनी बड़ी शिक्षा देता है, वो किस तरह भावात्मक स्तर पर आपको जोड़ता है, इस बात का अंदाजा लगाना कठिन है। लेकिन वो सोच सकता है जिसने उसको देखा है और जिया है। आज के समय में ऐसी फिल्में बहुत कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी जैसे ये गाना आता है कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन हाँ के मैं खिल जावा, तो जी मैं कहती हूँ कौन ऐसा हिंदुस्तानी होगा जिसका कलेजा धड़कता नहीं होगा? कौन ऐसा होगा जिसकी नसें फड़कती नहीं होंगी? तो ये जो एक बात है, एक अच्छी फिल्म एक बहुत बड़े जन समुदाय से जोड़ देती जी है व्यक्ति की भावना को, और उसकी आज बहुत कमी है। और उसकी वजह शायद मुझे लगता है कि जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं वो ये महसूस करने लगे हैं कि हीरो या हीरोइन फिल्म को चलाते हैं। हीरो हीरोइन का बहुत बड़ा योगदान होता है, जी गानों का जी बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन कहानी का कहाँ कम होता है। हम सब कुछ अच्छा करते हैं, इस फिल्म के गाने बड़े हिट हुए, इस फिल्म से उसकी डेब्यू फिल्म थी, वो इससे एकदम स्टार बन गया, ये तो जी सुनते हैं। जी लेकिन उसकी कहानी कहाँ रही? क्या वो फिल्म हिट हुई? क्या उसके भीतर का जो एक प्राण तत्व था, मतलब ये वैसा हो गया जैसे कि आपने कपड़े बहुत अच्छे पहन लिए, मेकअप बहुत अच्छा कर लिया, ज्वेलरी बहुत अच्छी पहन ली, लेकिन आपकी शक्ल तो खूबसूरत नहीं है। आपके चेहरे का जो एक खूबसूरती है, आपके आत्मा की जो सुंदरता है, सुंदरता से जी मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका नैन नक्श कैसे हैं, आपका रंग रूप कैसा है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो चेहरा जो आपके भीतर का है और जो आपकी अस्मिता के साथ जुड़ करके सामने आता है, जो आपकी आत्मा को एक तरह से लोगों के सामने रखता है, कहते हैं ही इज अ वेरी गुड सोल। वो जो सोल है, वो सोल आपकी कहाँ से, आजकल जूते वाला सोल बन के रह गया है वो सोल। बिल्कुल सही कहा। तो जूते वाला फिल्मों वाले ये कोशिश ही नहीं करते। वो लेखक, मेरे पास कई ऐसे प्रपोजल आए और भी हमारे सभी लेखकों के पास आते हैं जो कहते जी हैं कि हम आपको ना आपकी कहानी लेंगे, लेकिन हम आपको कोई पैसा नहीं दे पाएंगे। भैया आप फिल्म बना रहे हैं ना, आप हम्म एक तरीके से व्यापार कर रहे हैं ना उसका, आप उससे सही पैसा है कमा रहे हैं। तो क्या हम्म मेरा स्वाभिमान मुझे मुफ्त में फिल्म देने के लिए कहता है? क्यों? आप मुझे बड़ा बनाना चाहते हैं या आपकी कहानी मुझे कुछ स्टार बना देगी? बिल्कुल नहीं, मैं इसको नहीं मानती, और मैं इसके लिए पैसा नहीं चाहती हूँ कि मुझे उससे पैसा कमाना है। मैं नौकरी कर रही हूँ, मेरी रोटी चलती है, और मैं मतलब रोटी ही खाऊंगी पेट भरने के लिए, सोना नहीं खाऊंगी, इसलिए मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने अपनी फिल्म मुफ्त में क्यों दे दी, मैं अपनी कहानी मुफ्त में क्यों दूं? जी क्या ऐसे ही उठाई गिरी हूं मैं? नहीं, मेरी कहानी का मोल है, मेरा हो नहीं हो, मेरी कहानी का मोल है, और वो मुझे मिलना चाहिए। ये मान सम्मान है, कहते हैं एक पुष्प पान, हम्म तो ये मान का पान है और कुछ बिल्कुल नहीं है। जी तो वो मान का पान तो मुझे चाहिए, और जो भी अच्छा लेखक होगा वो मुफ्त में अपनी कहानी नहीं देगा। हम्म तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप हीरो को तो करोड़ों में देंगे और लेखक को आप कुछ भी नहीं देंगे, अभी देखिए ना कितने प्रकाशक हैं, आप जरूर इस सवाल पर आएंगी, क्योंकि हर किसी के मन का ये दर्द है कि प्रकाशक के पास आपको किताब छपवानी है तो वो कहता है जी इसका इतना पैसा लगेगा। नहीं, जी ये साड़ी कपड़ा नहीं है, ये सामान नहीं है, ये मेरी रचना है। मैं पैसे दे करके नहीं लूंगी, खरीदूंगी, बिकवाऊंगी, किताब छपवाऊंगी, नहीं, ये वो चीज ही नहीं, ये चीज नहीं है, ये मेरी अभिव्यक्ति है, ये मेरी भावना है, इसके साथ खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। सही कहा लेकिन एक मान का पान तो चाहिए, तो वो मान अगर नहीं करते हैं फिल्मी दुनिया वाले तो हम उस तरफ नहीं देखते, एक अच्छा लेखक उस तरफ नहीं देखेगा। और यही इन दोनों के बीच में ना एक थोड़ी सी लड़ाई सी हो गई है, यूं समझिए। समय आएगा, इकोनॉमिक्स का नियम है कि अपने आप से आपको कांटा तय होता है डिमांड और सप्लाई का, और वही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। तो वो जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में आप पहुंचेंगे तो वो प्राइस तय हो जाएगा वहां पर, तो वो जी अभी तय होना बाकी है। और यही वजह है कि अच्छी फिल्में नहीं बन पा रही, बहुत अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी डायरेक्शन हो रही है, बड़ी अच्छी सिनेमेटोग्राफी हो रही है, बड़े अच्छे गाने लिखे जा रहे हैं,
लेकिन उनके साथ एक अच्छा लेखक भी खड़ा करना उनको जरूरी है, वरना कंप्लीट नहीं होगी पिक्चर। सही कहा। वही एक कमी है। एक मैं आत्मा की साथ साथ कमी चाय ले रही हूँ। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आराम से। आपने जो अभी बात की, एक कहानी अच्छी होनी चाहिए या एक अच्छा एक स्टोरी होना चाहिए, तो इसी बात को मैं आगे रखते हुए एक बात कहना चाहती हूँ। अगर साहित्य में संवेदना ना हो तो ऐसे लेखन को क्या कहेंगे आप चूंकि एक संवेदनशील विषय पर लिखती रहती हैं, बदलते समय के साथ संवेदनाएं भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है आजकल, जैसा देखा जा रहा है। ऐसे में संवेदनाओं को जिंदा रखने के लिए और समाज को आईना दिखाने के लिए किस तरह की रचनाएं या साहित्य का सृजन होना चाहिए, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो साहित्य से दूर भागती जा रही है। तो साहित्य ही है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को जोड़ता है, क्योंकि समय तो वक्त बदलता चला जाता है। हमारे पहले भी थे, आज हम हैं, हमारे आने वाली भी पीढ़ी होगी। तो इन सब को कैसे जोड़ा जा सकता है, ये एक कैसी साहित्य की सृजन होनी चाहिए, कैसी रचनाएं जो आपस में जोड़े पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को। मुझे लगता है कि रचना तो हमेशा अपने समय को बताने वाली होनी चाहिए, जिस समय जी। को आप जी रहे हैं, एक ये सवाल, और दूसरा जी जिस समय को आप जीना चाहते हैं, ये जी दोनों दृश्य रचना में होने चाहिए। एक वो कि आज क्या देख रहे हैं आप, उसकी एक यथार्थपरक तस्वीर आपकी रचना में जरूर होनी चाहिए, ताकि जब आने वाला वक्त उसे पढ़े, हम हिस्ट्री से उतना नहीं सीखते जितना हम साहित्य से सीखते हैं। आने वाला समय, पीछे का जो बीता हुआ समय था वो क्या था, आजादी की लड़ाई कैसी थी, ये हम अपनी जो इतिहास की किताबें हैं, शायद उससे उतना, मतलब उसको हम रटकर तो सीख सकते हैं, पढ़कर तो एग्जाम में लिखने के लिए तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उससे जो एक जुड़ता है, एक जो जुड़ाव बनता है, वो जुड़ाव अगर आत्मीयता के स्तर पर हम चाहते हैं तो वो साहित्य जोड़ता है। इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि साहित्य में अपना समय धड़कता हो। तो जब हम उस समय से जुड़ना चाहते हैं, तो चाहे हम पिछले साहित्य को उठाते हैं, हम चाहे वो आनंद मठ की कहानी उठाते हैं, और उसके साथ जो जुड़ते हैं वो हम इतिहास से उस तरह नहीं जुड़ पाते। देवदास हमें जिस तरह से प्रेम की कथा से जोड़ता है और उस समय से जोड़ता है, उस समय की सोच से जोड़ता है, वो आप अगर इतिहास में पढ़ करके जुड़ना चाहेंगे तो आपको पॉइंट वाइज तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जो जी आपके धमनियों में बहने लग जाए वो देवदास हो सकता है, वो आनंद मठ हो सकता है, वो इस तरह की रचनाएं हो सकती हैं, लेकिन इतिहास नहीं हो सकता। तो आपकी कहानियों में, आपकी कविताओं में, आपके भाषण में, आपके उद्बोधन में आज का समय जरूर होना चाहिए, पहली शर्त ये मुझे लगता है। और दूसरी बात ये कि आप चाहते क्या हैं, आप क्यों लिख रहे हैं, आप क्यों इस बिंदु को उठाना चाहते हैं। कुछ तो ऐसा है जिसे या तो आप पकड़ लेना चाहते हैं, सहेज लेना चाहते हैं, और या फिर कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप सहेजना चाहते थे, तो आप उसको रेखांकित करते हैं कि ये एक तार है जो मिसिंग है, जिसके बिना आगे चादर नहीं बुनी जा सकती। तो वो जो चादर आप बुनना चाहते हैं, उसमें वो कौन सा तार है जो मिसिंग है, जो आपको कहीं ना कहीं एक कमी से जोड़ रहा है, आपकी उस कमी को दूर करने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो भी तस्वीर होनी चाहिए कि हम क्या हैं और क्या होना चाहते हैं। ये दो चीजें मुझे लगता है बहुत जरूरी शर्त है। वो सुंदर है कि असुंदर, मुझे याद आता है कि एक कहानी मैंने बॉम्ब थ्रेट्स के ऊपर एक सीरीज लिखी थी मैंने कहानियों की। तो उन दिनों मैं काम कर रही थी एयरलाइंस की सुरक्षा को लेकर। तो एक एक बिंदु जो अगर आप जरा सा मिस कर देते हैं तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, उसको बताने के लिए मैंने वो कहानियां लिखी थी। और एक कहानी जो हंस में छपी थी, उस पर बहुत पत्र आए थे, और एक पत्र ऐसा आया था, उस वक्त मैं कहानी, और मैं कहानी लिखती हूँ, सुनाए दर्शकों को कहानी का कुछ अंश। मैं बिल्कुल उसका सार बताती हूँ। छोटी सी कहानी थी, और जी हंस जी में छपना बहुत बड़ी बात होती थी, आज भी है। तो यादव जी का, राजेंद्र यादव जी का मेरे पास उनके फोन आया था, और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इसका शीर्षक बदलना चाहता हूँ, ये बिल्कुल अलग तरह की कहानी है, और अंक छप चुका है, लेकिन मैं इसको इसी अंक में छापना चाहता हूँ। छोटी सी कहानी थी। तो जब मैंने उसको, जब उन्होंने उसका शीर्षक बदला, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा शीर्षक दिया इन्होंने। उन्होंने शीर्षक दिया, मैंने शीर्षक दिया था उसका पूलिंग, बैगेज पूलिंग। अब ये बैगेज पूलिंग एक टर्म है,
एक टर्म, जी उसमें क्या होता है कि आप एयरक्राफ्ट में जब जा रहे होते हैं तो अपना सामान आप लेकर के जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमारा सामान कोई और पूल कर लेता है। जैसे मैं नहीं जी जा पा रही, और मैंने अचानक महसूस किया, मैं एयरपोर्ट पर गई, उन दिनों की ये कहानी है जिन दिनों की आप लोग दीर्घा तक आ सकते थे, और आकर के बाय कर सकते थे अपने जाने वाले लोगों को, एक टिकट खरीदना होता था और जा सकते थे। तो उसी में एक यात्री जो है जा रहा है, और एक यात्री जो नहीं जा पाया किसी कारण से, वो उसको देखता है और वो कहता है कि भाई आप भी वहीं जा रहे हैं, तो मेरा एक छोटा सा पैकेट है, क्या आप इसे ले जी जाएंगे? मेरी वाइफ वहां आकर के ये सामान आपसे कलेक्ट कर लेगी। तो वो जी औरत है, एक लेडी है, उसकी बच्ची जा रही है, एक छोटी सी बच्ची है, और वो जा रही है, और उसको अपने पापा मम्मी से मिलना है, वो दादी के पास छुट्टियां बिताने आई थी। तो बड़ी प्यारी सी बच्ची है, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ होती है, वो मैं जो उसमें एक पात्र हूँ वो उसके साथ खेल कूद कर रही हूँ, उसके साथ छुपन छुपाई जैसा खेल खेल रही हूँ, हमारी दोस्ती जैसी हो गई है। और जी अचानक मैं सुनती हूँ कि दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति कहता है कि भाई दरअसल मेरी बेटी का आज जन्मदिन है, और मैंने उससे वादा किया था मैं मिलने जाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसा काम आ गया कि मैं आज नहीं जा पाऊंगा, वो मुझे बहुत मिस करेगी। तो एक छोटी सी गुड़िया है, वो कहते क्या ये गुड़िया आप ले जाएंगे, उसे दे देंगे? तो वो जो दादी आई हुई है उसको छोड़ने के लिए, वो कहती है अरे ये तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है, तो मेरी गुड़िया ही ले जाएगी इसको, और वो उसको दे देती है। अब ये जो जी ले जाना है ये बैगेज पुलिंग है। अब वो उस गुड़िया को लेकर के जाती है और वो कहानी आगे बढ़ती है, और उस कहानी का नाम जो दिया है, तो मैं उसके साथ खेल रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ जी बताओ मेरे कौन से मुट्ठी में चॉकलेट है? अगर ठीक बताया, अगर मुट्ठी खोलूंगी चॉकलेट निकली तो तुम्हारी, और नहीं निकली तो फिर मेरी। और वो बच्ची जो है ना, कभी सोचती है इस मुट्ठी में, नहीं कभी इस मुट्ठी में, ऐसे करके खेल चल रहा है। तो इसका नाम यादव जी ने बैगेज पुलिंग की जगह कर दिया तुम्हारे लिए चॉकलेट बेबी। वाह मुझे ये बहुत अच्छी लगी ये विषय, मुझे बहुत मतलब ये टॉपिक, क्योंकि इससे ना कहानी का अर्थ खुलता नहीं। अब बैगेज पुलिंग कहते ही लग जाता है कि कुछ ना कुछ इस बैगेज पुलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। जी तो मैंने एक बात सीखी कि ऐसे नहीं होना चाहिए। और फिर जब वो कहानी आगे बढ़ती है तो पता लगता है कि उस एयरक्राफ्ट में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, और बाद में मालूम पड़ता है कि एक गुड़िया निकली है जिसके अंदर बॉम्ब प्लांट किया हुआ था। तो इसके बाद से ये तय हुआ था कि आप जो भी सामान ले जाएंगे, आपको उसकी पहचान करनी होगी, कि आइडेंटिफिकेशन परेड होती थी, हाँ ये सामान मेरा है। तो जी कोई ऐसा सामान नहीं होगा कि जो बिना व्यक्ति के जा रहा है। तो इस तरीके से ये तय हुआ था। और उस कहानी पर मैं आपको, हाँ मैं जो बात कहना चाह रही थी, उस कहानी पर मेरे पास बहुत से पत्र आए थे, 1.5 पेज की कहानी छपी थी अंश में। जी एक जो प्रतिक्रिया थी, उस समय मैं इतनी भी समझदार नहीं थी कि मैं उसे संभाल के रखती, हालांकि पत्र जरूर मेरे पास वो रखा है, पर मैं पढ़ना चाहूंगी कि किसी बड़े अच्छे व्यक्ति ने लिखा होगा। उन्होंने ये बिल्कुल लिखा कि 1.5 पन्ने की कहानी पढ़कर अभी तक सदमे में हूं, कैसे कह दूं कि कहानी बहुत अच्छी लगी। तो कहानी क्या है, कहानी को कैसा होना चाहिए, जी तो उसमें वो दर्द भी है जो उस समय का था। उन दिनों आए दिन बम विस्फोट हो रहे थे, आए दिन बम विस्फोट हो रहे थे, और मैं सुरक्षा से जुड़ी हुई थी। तो मुझे इतना जी दुख होता था कि अगर हम किसी को जोड़, मैं चाहती थी मैं चेकिंग करूं, क्योंकि मैं उस काम में हूं, मुझे इसके लिए ही भर्ती किया गया है। तो कई लोगों को ये लगता था कि मुझे अपना आई कार्ड दिखाते थे, मैं फलाना आदमी हूँ और मुझे आप क्यों मेरी आप चेकिंग कर रही हैं? अरे भाई, मैं चेकिंग अपने लिए नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी सुरक्षा के लिए कर रही हूँ। विमान में आप जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूँ। तो लोग सही इस इतनी गंभीर बात को समझते नहीं थे, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। तो मैंने उस पर एक सीरीज ऑफ स्टोरीज लिखी, और इसमें 18-17 कहानियां थी, जो एक पूरे उसमें आई, सुरक्षित पंखों की उड़ान नाम से संग्रह छपा था। तो वो जो बात आप कह रही है ना कि कहानी को क्या होना चाहिए या लेखन को क्या होना चाहिए, तो लेखन को अपने समय की नब्ज पकड़नी चाहिए। वो जो बम विस्फोट इन दिनों ऐसा हो गया था कि आज आईटीओ पर बम विस्फोट हो गया, आज वहां रोशनदी कुल्फी जो इतना मशहूर जगह थी, करोल बाग में लोग शादियों की शॉपिंग करने जाते थे, आज वहां बम फट गया, और सब शादी वाले घर थे जो उसके चपेटे में आ गए, और सब घरों में जिसकी शादी होनी थी उसकी हत्या हो गई, मर गई। मैं उसको मौत नहीं कहती, मैं उसे हत्या कहती, वो हत्या हो बिल्कुल गई। तो वो समय का दर्द था, वो तकलीफ थी, लेकिन उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन, एक अलार्म बजता था आपके दिमाग में। तो अगर वो नहीं कर पाते, तो ये कहानी वो कहानियां नहीं। मैंने उसके प्रीफेस में लिखा कि अब दादी नानी के पेट से सटकर आप कहानियां सुने और सुनते हुए नींद आ जाए, ये वो वक्त नहीं रहा। सही अब बिल्कुल आपको सही नींद आ जाए इसके लिए कहानियां नहीं सुनाई जाएंगी, आपकी नींद उड़ जाए, कहानियां उड़ वो जाए हैं आज के समय की, जो आपको सोने ना दें, आपको इतना जागरूक कर दें कि आपको लगे
कि आने वाले वक्त में जीने के लिए आप एक पल को पलक नहीं झपका सकते। कहानी वो है उस समय की। तो आपके समय में दोनों तस्वीरें होनी चाहिए। तस्वीर का एक रुख आज क्या है और तस्वीर का दूसरा रुख कल क्या होना चाहिए। हम क्यों लिख रहे हैं, बिल्कुल, हमारा उद्देश्य क्या है लिखने का। तो ये तब होगी असली लिखने की, वरना सब स्टीरियोटाइप। आपने पूछा ना कि अगर संवेदना हट जाएगी तो कहानी क्या होगी या लेखन क्या होगा। नहीं, वो लेखन नहीं होगा, वो लेखन नहीं हो सकता। उससे आत्मा ही मर जाएगी उसकी। आप डेड बॉडी को कितना ही सजा लीजिए, कितना ही जी, खूबसूरत कर लीजिए, वो डेड बॉडी रहेगी। वो बॉडी हो जाती है मरते ही, वो व्यक्ति जिसके लिए कि हम आज मतलब मरने से कुछ समय पहले तक व्यक्ति जो उसके परिवार के लोग हैं वो अपना सारा पैसा सारी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन हाँ, जैसे ही वो मर जाता है लोग कहते हैं बॉडी उठा लीजिए। सही। उसकी नाम भी पहचान, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, वो बॉडी हो जाती है। तो लेखन भी अगर उसके भीतर संवेदना नहीं होगी तो वो एक तरह से बॉडी हो जाएगी, शरीर हो जाएगा, उसमें से आत्मा निकल जाएगी। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। ये समझने वाली और सोचने वाली बात है कि अगर लेखक संवेदनशील नहीं होगा, उसकी भाषा में, उसकी अभिव्यक्ति में अगर संवेदनाएं नहीं होगी, तो वो कहानी वो बॉडी की तरह ही मानी जाएगी। बहुत ही सही कहा अलका जी आपने। आप हमें एक दिशा दिखा रही हैं लेखकों के लिए, आने वाले युवा पीढ़ी के लिए लिखने का एक मार्गदर्शन कर रही हैं हमारा। आप नारी को केंद्र करके बहुत कुछ लिखती हैं, मैंने पढ़ा भी है और लोग पढ़ते भी हैं। अधिकार, स्वतंत्रता, नैतिकता का केंद्र बिंदु हमेशा समाज में सिर्फ नारी ही होती है। साहित्य में भी आजकल देखा जा रहा है कि नारी इतनी एक सॉफ्ट टारगेट बना दिया गया है लिखने का। समाज को ये समझना चाहिए कि सारी दुनिया की आधी आबादी नारियों से ही है। समाज को नारियों का महत्व समझना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि ये अबला नहीं है, सबला नहीं है, हमारे बराबर खड़े होने वाली एक मनुष्य है, इंसान है हम। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी कि आज की परिस्थिति में एक लेखिका के नाते, एक महिला लेखिकाकार हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? देखिए नीता, आपने जब शुरुआत ही की थी इस कार्यक्रम की तो मेरी कुछ पंक्तियां पढ़ी थी जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी संवेदनशील पंक्तियां जब मैंने उसे लिखा था तो उस जी। वक्त मैं समझती हूँ कि वो सारा जो दर्द था एक स्त्री होने का वो उसके भीतर आता है कि मैं जिंदगी वो को जिया पंक्तियां मैंने। फिर से पढ़ना चाहूंगी, कुछ दर्शक है जो बहुत अच्छा सुने है। नहीं हो। जब भी फूटता है मेरी कलम की नोक से कोई शब्द, वह कीकर या बबूल होता है जो बिखेरता है चुभन, उगलता है अंगार, गोया कलम में स्याही नहीं, ज्वालामुखी का लावा भरा हो। ये लावा आप कहाँ से लाती हैं? ये लावा और अमृत दोनों ही इसी दुनिया से लेती हूँ। विष और अमृत दोनों यहीं से मिलते हैं। और जैसे आपने इतने सुंदर ढंग से पढ़ा नीता, मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ। और शायद आपने इसलिए इसको इतने सुंदर ढंग से पढ़ा क्योंकि आप भी उस दर्द से होके गुजरी हैं। बिल्कुल, जो पूरी हमारी स्त्री जाति है जो सचमुच में इस बात को समझती, जिसको कि बचपन से ये कहा जाता है ना कि अपने हाँ, पैरों से चादर ना उघड़ जाए, सोते हुए भी बिल्कुल। जगे रहो, सोते हुए ये भी जगे हमारी रहो। ये हमारी माँ भी कहती थी हमेशा। आपकी ये लाइन मेरी बहुत दिल को छू गई है कि पैर समेट के रखो, चादर से बाहर नहीं जानी चाहिए। चादर से बाहर पैर नहीं जाना चाहिए और चादर उघड़ न जाए। जिंदगी उघाड़ना। को जिया मैंने इतना चौकस होकर जैसे बिल्कुल, कि नींद में भी रहती है सजग, चढ़ती उम्र की लड़की कि कहीं उसके पैरों से चादर न उघड़ जाए। जी, इतनी बड़ी बात है ये कि हम ठीक से सो भी नहीं पाते। इससे बिल्कुल, बड़ा और स्त्री विमर्श क्या होगा कि हमें एक ढंग की नींद में होना क्या होता है। नींद में हम होते हैं ताकि हम अपने आप को रिवाइव कर लें और कल जब उठें तो नए सिरे से अपनी जिंदगी को फिर आगे रफ्तार दे सकें। एक मोबाइल भी होता है ना तो हम उसको चार्ज पर लगाते हैं, थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमें बिल्कुल। उससे दिन भर काम लेना होता है। एक स्त्री को कभी नहीं मिलेगा चार्ज करने के लिए वक्त। वो बिना चार्ज किए ही तोड़, उसको एक बार चार्ज कर दिया, कोख में 9 महीने बस, और उसको पूरी जिंदगी चलाना है उसी चार्जिंग के साथ। क्या क्या बड़ी बात समझते हैं है आप? ये। एक औरत को क्या समझते हैं आप? वो आधी आबादी जो पूरी आबादी को पूर्णता प्रदान करती, दुनिया को पूर्णता प्रदान करने वाली आधी आबादी को आप एक बार चार्ज होने का भी मौका नहीं देना चाहते। अपनी जिंदगी को वो अपने ढंग से जी ले, कम से कम नींद में तो आंखें बंद करके सो ले। आप बिल्कुल, बताइए कि हम में से कितनी ऐसी लड़कियां हैं
जो छोटी सी उम्र से ही, बड़े होने की बात नहीं कह रही मैं, छोटी सी उम्र से ही बचपन पैर से सीधा करके नहीं सोती, पैर सिकोड़ के सोती है, पैर पर चादर ढक के सोती है। वही मैंने कहा ना, शब्द नहीं बताते ये, उसका जेस्चर, उसके सोने का ढंग बता रहा है कि वो एक ऐसे समाज में रहती है कि वो पैर फैला करके ठीक से सो नहीं सकती, पूरी आंखें बंद करके 100% की नींद नहीं ले सकती वो। क्यों? क्यों? क्योंकि उसे ही सिखाया गया है कि देर रात को मत निकलना, अंधेरा होने से पहले घर आ जाना, कितने लड़कों के साथ जा रही हो, कोई कुछ दे तो पीने से पहले, तुम नई जगह जा रही हो, पीने से पहले जरा समझ लेना, अपने आप को सजग रखना। इतनी शर्तें, इतने अलार्मिंग सेंटेंसेस कानों में हर समय बजते रहते हैं कि क्या आप लगता है कि आपको, कि आप अपनी जिंदगी को ठीक से जी पाती हैं? एक उधार हम चुकता कर रहे हैं। स्त्री होने पर कई बार, मतलब एक जगह तो मुझे बड़ा गौरव होता है, मुझे लगता है कि ईश्वर ने जो ये दुनिया बनाई, उसमें सबसे खूबसूरत रचना जो ईश्वर की है वो है मनुष्य। और मनुष्य में भी सबसे खूबसूरत जो कृति है ईश्वर की वो है औरत। तो औरत होना अपने आप में एक सेलिब्रेशन है, बट डू वी सेलिब्रेट? नो, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते सेलिब्रेट करना अपने आप को, क्योंकि आए दिन ऐसी ऐसी खबरें छपती हैं कि अखबार उठाने का मन नहीं करता। ऐसे ऐसे मीडिया में खबरें आ रही होती हैं कि आपकी शिनाख्त नहीं हो सकी, इतनी बुरी तरीके से, इतनी बेरहमी से एक छोटी सी लड़की को, जो टीनेजर लड़की को पटक दिया उसके साथ अत्याचार करके, कि उसकी शिनाख्त नहीं हो सकती। आप कैसे कहेंगे कि इसमें एक औरत जो है, एक लड़की जो है, वो आधी आबादी जो है उस जिंदगी को जी सकती है जो उसे मिला है? कैसी जिंदगी मिली उसे कि वो अपनी जिंदगी को ठीक से जी भी नहीं सकती? तो ये जो लावा अंदर भरता है, जो जब मुंह खोलता है तो ज्वालामुखी की तरफ फूटता है, मैं क्या करूं इसमें? या मेरे जैसी हर लड़की जो एक बचपन से उस भाव के साथ साथ ग्रो कर रही है, बड़ी हो रही है, उससे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? वो कैसे मीठा बोलेगी और वंशी की धुन उसके जबान से कैसे, मृदु मुस्कान के साथ वो कैसे बाहर आ सकती? उसने कभी जिया ही नहीं उन पलों को। कभी एक ऐसा वक्त आए, देखिए अब आने वाले समय को ध्यान में, मैंने कहा ना हमारे वो भी बात होती है कि हम क्या तस्वीर का रुख रखना चाहते हैं, तो हमारे भीतर ये भी होना चाहिए कि हम आने वाले समय में अब अपने बच्चों को, अपने लड़कों को भी, अपने बेटों को भी हम तैयार करें कि देखो बेटा अब रात हो रही है, तुम घर आ जाओ, तुम किसके साथ घूम रहे हो, तुम्हारी कितनी सहेलियां हैं, तुम उनके साथ क्या रिलेशन है तुम्हारे, तुम क्या खर्च कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, किनके साथ हो? ये सवाल लड़कों पर भी उतने ही लागू होने चाहिए जितना कि लड़कियों। और हमारा कंसर्न बेटा या बेटी पर नहीं होना चाहिए, बल्कि बढ़ती उम्र पर होना चाहिए, जो कि उम्र तो बढ़ाव पर है, लेकिन कैरेक्टर कहीं ढलान पर जा रहा होता है। तो वो जो एक जो चढ़ाई होती है ना, उस चढ़ाई पर अगर आप संभल के नहीं चढ़ते तो फिसलने का डर होता है, और ये डर लड़के और लड़की पर बराबर का होता है। हमारी गलती यहाँ है कि हम बेटियों को तो सजग करते हैं, बेटों को नहीं करते। तो उससे होता क्या है कि एक फॉर ग्रांटेड सा फीलिंग बेटों के मन में आ जाता है, और वो ये सोचते हैं कि हम कुछ भी कर लें हमारे लिए गलत नहीं है, आपको अपनी सुरक्षा करनी है, ये बेटियों की जिम्मेदारी। यहाँ हम गलत है, यहाँ हम गलत है। नहीं, अगर कुछ दुर्घटना होती है, एक एक्सीडेंट होता है, तो एक गाड़ी से नहीं होता, दो गाड़ियां टकराती हैं तब एक्सीडेंट होता है। तो इसी तरह से जब कोई दुर्घटना घटती है तो एक लड़का और एक लड़की होते हैं, या दो व्यक्ति होते हैं, तो उसको समझना बहुत जरूरी है, और इसलिए दोनों ही पक्षों को तैयार करना जरूरी है। हम अगर सिर्फ बेटियों को ही हमेशा तैयार करते रहेंगे तो ये सापेक्ष नहीं है, ये संतुलन को तोड़ता है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम दोनों को ही सजग करें, बेटों को भी बराबर चौकन्ना करें। और इसलिए नहीं कि बेटों के साथ कुछ गलत हो सकता है। मेरी कई कहानियां, मेरा एक पूरा का पूरा उपन्यास इसी पर है, जो ये कहता है कि बेटों के साथ भी यौन शोषण होता है, लड़कों के साथ भी यौन शोषण होता है, और उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया, मान्यता दी। पर मैं इसके लिए नहीं कह रही हूँ, इस वक्त जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं इसके लिए कह रही हूँ कि हमारा जो समय और समाज है, उस समय हमें दोनों ही को, बेटे और बेटी को, दोनों को बराबर सजग करना चाहिए इस बात के प्रति कि वो गलत रास्ते की तरफ ना बढ़े, उस तरफ ना मुड़े। इसके लिए दोनों को सजग करना चाहिए, और जो गलत हो रहा है वो बेटों के साथ भी हो सकता है, इसलिए हमें दोनों को तैयार करना चाहिए उस समय के लिए। आपने अभी कहा कि आपने पुरुषों के ऊपर भी कुछ लिखा है। जीमेल एक्सप्रेस
आपकी एक उपन्यास है जो पुरुष वेश्यावृत्ति पर लिखी गई है। वह एक बहुचर्चित उपन्यास है आपकी। तो किस बात से आप प्रेरित हुई इस तरह का उपन्यास, इस तरह का चरित्र लिखने की? क्योंकि ये सच है कि जब किसी चरित्र को एक लेखक या एक उपन्यासकार लिखता है तो वो उसको अनुभव करता है और तभी इतनी गहराई से जाकर उनके शब्दों को जीवंत करता है। तो किस मोड़ से आपको इस उपन्यास लिखते वक्त गुजरना पड़ा, आप हमें बताइए। और ये आपकी बहुत चर्चित उपन्यास है ये। जी जी, बिल्कुल। लोगों ने इसको काफी पसंद किया। जी और जबकि मैंने काफी मतलब एक ऊहापोह के साथ लिखना शुरू किया आप था, इस मुझे पे लगा थोड़ा था कि दर्शकों को प्रकाश डालिए इस उपन्यास के ऊपर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो जब मैं इस बारे में लिख रही थी तो मुझे संकोच था बहुत अंदर, क्योंकि मैंने इस तरह की चीज कभी लिखी नहीं थी और इस तरह के दृश्य भी उसमें नहीं थे। जो कई लोग ये सोच के उठा लेंगे कि पुरुष वेश्यावृत्ति पर है तो शायद इसमें बहुत कुछ मसाला होगा, और इस पर कई फिल्में बनाने के लिए ऑफर आया मेरे पास। लेकिन मुझे यही लगा कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ये फिल्म बनाने नहीं दे सकती जिस जो इसे मसाले के लिए सोच करके कि ये बिकाऊ मटेरियल है तो अच्छी फिल्म बनेगी और लोग इसे पसंद करेंगे, ऐसा नहीं समझती। मुझे ऐसा लगता है कि वही जो बात मैंने कही कि यौन यौन शोषण की जब हम बात करते हैं तो वो देह के साथ जुड़ता है, और देह सिर्फ स्त्री की नहीं होती, वो पुरुष की भी होती है। जिस यौन इच्छा की बात हम करते हैं वो पुरुष के भीतर नहीं होती है, वो स्त्री के भीतर भी होती है, और उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं मतलब बहुत हेल्दी मैनर में इस बात को कहती हूँ, स्वस्थ मानसिकता के साथ कहना चाहती हूँ कि ये प्रकृति का नियम है और उसके तहत हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन वो गलत तब हो जाता है जब हम उस पर जबरदस्ती करते हैं, जब उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यापार के तहत उसे किया जाता है, तब वो गलत हो जाता है। तो उस चीज को मैं महसूस कर रही थी कि कई बार क्या हो रहा है कि ना, स्त्रियां ये जानती हैं, समझने लगी हैं। अब जो बदलाव आया वो ये आया कि स्त्रियां ये समझने लगी हैं कि अगर वो किसी के साथ बैठकर एक कप कॉफी पी लेंगी तो उनका काम हल हो जाएगा। वो किसी के साथ, वो धीरे धीरे कॉफी पीने से बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि आप किसी के साथ एक रात गुजार लेंगी तो आपका काम पूरा हो जाएगा, और वो ऐसा करने लगी। तकलीफ की बात यह कि उन्होंने इसको सिर्फ समझा नहीं, उन्होंने इसको करना शुरू कर दिया। और उसके बाद तो ये हो गया कि एक समय में भीतर कहते ना कि इतना अंदर क्रोध भरा हुआ था, जैसे एक किस्म का नेक्सलाइट फीलिंग हो गई एक तरह की, कि अगर पुरुषों ने हमें इस तरह इस्तेमाल किया, हमारे साथ इतना अत्याचार किया, तो आज मैं इस पद पर आ गई हूं, या आज मेरे पास इतना पैसा आ गया है, या मेरे पास इतनी शक्ति आ गई है कि आज मैं भी रौंदूंगी। उसके अंदर एक कैरेक्टर है जो ये कहता है कि मेरे साथ गलत किया गया तो मैं भी इसी तरह से रौंदूंगी। बिल्कुल मुझे रौंदा गया था, आज मैं इस स्थिति में हूं कि मैं भी रौंदूंगी। आप उसे नहीं रौंद रही हैं, आप दरअसल एक मानसिक रोग का शिकार हो चुकी हैं, और आप उस तकलीफ को रौंदना चाहती हैं जिससे आप गुजरी थी। जी, बहुत तो जब बड़ी मैं बात इसको है। लिख रही थी मेरे रोमांच हो जाता था। आज भी मैं सोचती हूँ तो मुझे वो याद आ जाता है, वो समय सारा, कि जब कोई स्त्री, उसके साथ कुछ इतना बड़ा अत्याचार घटता है तो उसके भीतर जो सारा आक्रोश भरा हुआ था, वही जो ज्वालामुखी का लावा था, वो फूट गया। जी और वो ऐसा फूटता है कि वो चाहती है कि आज चाहे पैसे के दम पर, चाहे मैं तुम्हें प्रमोशन देने की स्थिति में हूँ इस दम पर, मैं तुम्हें नौकरी दिला सकती हूँ इस दम पर, मैं तुम्हें पॉपुलर कर सकती हूँ इस दम पर, मैं आज मीडिया में बैठी हूँ, किसी भी दम पर आज तुम्हारा सौदा होगा, क्योंकि तुमने मेरा सौदा किया, मेरी प्रजाति का सौदा किया, तो आज मैं भी तुम्हारा सौदा कर सकती हूँ। ये जो एहसास था ये मुझे दिख रहा था, और हम सबको दिख रहा था। जी तो ये जो सौदेबाजी होने लगी थी भावनाओं के साथ, ये बड़ी तकलीफ देती, और ये मुझे बार बार चोट पहुंचाती, जैसे कि ना एक हथौड़ा मारती, ऐसे हथौड़ा मार रही थी, हैमर कर रही थी मुझे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक समय था कि हमें, हमारी बड़ी सिंपैथी थी लड़कियों के साथ कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन मैं देख रही थी कि ऐसा लड़कों के साथ हो रहा है। स्कूल के समय से आपको स्कूल में अच्छी जगह आपकी आपकी कविताएं छप जाएं मैगजीन में, छोटी सी बात से शुरुआत, लेकिन इससे एक कल्चर बनता जा रहा था। लड़कों को भी ये समझ में आ रहा था कि भाई अब लड़कियां डिमांडिंग हो रही हैं, और उनको अगर आप सेटिस्फाई कर सकते हैं तो आपको अच्छी जगह मिल जाएगी, एक अच्छा मुकाम मिल जाएगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो एक किस्म की जो सौदेबाजी, जो व्यापार मैं कह रही हूँ, वो उसमें आने लगी थी। और हमारा वो सारा का सारा वो जो संस्कृति है हमारी,
हमारा जो कल्चर है वो विषाक्त होने लगा था, उसके अंदर जहर भरने लगा था। तो किसी को, ये वो सही समय था जहां इसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए, और आवाज ऐसी उठाई जानी चाहिए थी कि जो इसको बड़ा डेलिकेट सा मैटर था, जरा सा, जैसे आप कहते हैं ना सूद पे चलने जैसा, जरा सा पैर चुके नहीं कि गिरे। बिल्कुल। तो इसको बड़ी गहराई से उठाना था, वरना ये तो सब्जेक्ट ऐसा था कि जिसको लपकने वाले बहुत लोग बैठे हो सकते थे, और इसको बहुत अच्छी तरह से मार्केट में बेचा जा सकता था। और ऐसा हुआ भी, जब मैं इस किताब को छपने के लिए दे रही थी तो मुझसे ये कहा गया, मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन मुझसे ये कहा गया कि इसमें दृश्य नहीं है उस तरह के, ये तो विषय ही ऐसा लगता है कि भाई इसमें दृश्य होंगे, तो वो दृश्य नहीं है मैंने कहा वो मेरा मकसद नहीं, वो दृश्य नहीं है क्योंकि वो मेरा मकसद नहीं है। लेकिन अगर उस दृश्य से बचे हुए, जरूरी नहीं है कि मैं एक एक चीज, एक एक रेखा खींचूंगी, एक एक झुर्रिया आपको दिखाऊंगी तो आप देखेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे जो ब्लैंक स्पेस हैं वो आपके शब्दों से ज्यादा बोलते हैं, और मैं इसको अच्छा लेखन मानती हूँ। मेरी नजर में वो लेखन ज्यादा अच्छा है जिसके ब्लैंक्स बोलते हैं। तो अगर मेरे शब्द बिना कहे बोल रहे हैं तो उनको शब्द पहना पहना करके, उसको अंडरलाइन हाइलाइटर लगा लगा के बोलने की क्या जरूरत। और सच में ऐसा हुआ, मैं जैसा चाहती थी उन्हीं शर्तों पर ये कहानी छपी, ये उपन्यास छपा, किताब घर ने इसको छापा, बिना मुझसे किसी तरह का कोई सवाल जवाब किए। उन्होंने कहा कि ये किताब हम छापेंगे, और एक ही साल में इसकी सभी जो पहला एडिशन है वो खत्म हो गया था। एक ही साल में उसका दूसरा एडिशन छपा। प्रकाशक जल्दी बताते नहीं है, लेकिन हमारे प्रकाशक ने उनकी जो अपनी किताब निकलती है समकालीन साहित्य समाचार, उसमें बाकायदा इसका एक पेज का समाचार लगाया कि पहले ही साल में इसकी सभी प्रतियां बिक गई और हम इसका दूसरा संस्करण छाप रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात इसलिए नहीं होती कि उसका दूसरा संस्करण छप गया, ये बड़ी बात इसलिए होती है कि ये अपने ब्लैंक्स के साथ दूसरे संस्करण में प्रवेश कर गया। मुझे उसके बिकाने के लिए मुझे कुछ दृश्य नहीं देने पड़े। एक वो क्या बोलते हैं उसको, वो कौन सा सॉन्ग कहलाता है फिल्मों में, कौन सा सॉन्ग कहलाता है, देखो मुझे शब्द भी नहीं आ, आइटम सॉन्ग, राइट। तो मुझे इसमें आइटम दृश्य नहीं डालने पड़े, मुझे आइटम दृश्य नहीं डालने पड़े। जिस जगह, जिस बिंदु को मैं छूना चाहती थी, जिस दर्द को मैं बताना चाहती थी, उस दर्द को छुआ। और बल्कि मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जब ये बात उठी है तो इस को ऑनलाइन भी छापा। ऑनलाइन भी मातृभारती एक साइट है जिसने इसको फ्री ऑनलाइन छापा है, और लोगों ने इसको पढ़ा। और उस मंच पर जहां आप किसी की भी टिप्पणी पढ़ सकती हैं, वहां किसी पाठक ने अपनी टिप्पणी दर्ज की और उसने ये लिखा, मतलब उसको कोई भी पढ़ सकता है, उसमें ये लिखा कि मैं इस दर्द से गुजरा हूं, और आपने तो इतना बड़ा उद्घाटन कर दिया कि आज मैं इस बात को कह सकता हूँ कि मैं भी उस तकलीफ से गुजरा हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरा ना लिखना सार्थक हो गया उस दिन, जिस दिन मैंने इस टिप्पणी को पढ़ा। मेरी उनसे बात होने लगी, हमने एक दूसरे का फोन नंबर लिया और मैंने उनसे बात की। अगर मेरा लिखना किसी व्यक्ति के भीतर वो आत्मविश्वास जगा सका कि उसने इस बड़े ओपन मंच पर आकर के ये कह दिया कि मैं इस तकलीफ से गुजरा हूं, तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो मैं समझती हूँ बिल्कुल ये वैसा ही जैसे एक लड़की बलात्कार से गुजरती है और वो सर उठा के चल सके और वो कहे कि दोषी तुम्हारी नजर है जिसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने नहीं किया है, मैं ठगी गई हूँ, मैं छली गई हूँ, मैंने नहीं छला है। तो ये उस तरह का एक एहसास मुझे महसूस हुआ कि अगर किसी के भीतर मैं जगह पाई हूँ तो मैं अपनी कलम के प्रति मैं खुद नमन करती हूँ कि अगर मैं वैसा लिख सकी, किसी के भीतर उस दर्द के ऊपर एक ऐसा मलहम लगा सकी कि वो खड़ा होकर के स्वाभिमान के साथ अपना सर ऊंचा करके ये कह सकता है कि मेरे साथ भी ये तकलीफ गुजरी है, मैं भी इस तकलीफ से गुजरा हूं, तो लिखना सार्थक हो जाता। आपकी बातें निशब्द कर रही हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद को ही अपराधी महसूस करते हैं, जबकि अपराध हमसे नहीं सामने वाले से होता है। बिल्कुल, तो आपकी बात है। जी, तो खुद भी हम खुद को धिक्कारते हैं, कोसते हैं, और फिर होता है कि हमारी जो मानसिक स्थिति होती है इस तरह तक गिर जाती है कि हमारा आत्मसम्मान, आत्म स्वाभिमान सब खो जाता है और इंसान फिर अंधेरे में गुम हो जाता है। तो आपकी लेखनी ने किसी को भी, कोई भी इंसान, 1, 2, 10,000 किसी के भी मन में अगर ऐसी भावनाएं लाती किसी लेखक की, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंसान
का जीवन बहुत कीमती होता है। हम समझते हैं कि आप हैं, हम हैं, ये है, वो है, ये ऐसी बात नहीं है। हर एक इंसान अपने आप में एक कहानी है, अपने आप में एक समाज है, अपने आप में एक विश्व है। ये मैं मानती हूँ। क्योंकि अगर मैं नहीं हूँ, कोई नहीं हो, तो ये समाज, ये विश्व कुछ नहीं रहेगा। ये हम कहते हैं कि हम भारतवासी, तो किससे है? हमसे ही है। तो हम संपूर्ण अपने आप में समेटे हुए सब कुछ को, और अगर हम खुद ही स्वयं को दोषी माने या आत्मग्लानि में जूझे, तो हम फिर समाज और देश को क्या दे सकते हैं आगे जाके। तो हमें ये अपने आप में एक अहंकार भी होना चाहिए, और साथ में अपना स्वाभिमान, कुछ भी घटित हो जाए, लेके चलना चाहिए कि दोषी हम नहीं थे, मैं नहीं थी, दोषी कोई और था। सजा उससे मिलनी चाहिए, मुझे सजा खुद को नहीं देनी है, आगे बढ़ना है। ये हर एक को सोचना चाहिए। जीवन में बहुत बार हमारे साथ बहुत कुछ घटित ऐसा होता है। तो बहुत प्यारी बात कही आपने, और इसी मिठास के साथ मैं आपसे कुछ सुनना चाहूंगी। आप जितनी खूबसूरत उपन्यासकार हैं, उतनी खूबसूरत कवित्री भी हैं। तो जीवन एवं समाज के जुड़े अनुभवों को कुशल कारीगर की तरह आप पिरोती हैं और उसे एक माला बनाती हैं। ये आपकी सक्षमता है। हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। आप नारी केंद्र करके बहुत कुछ लिखती हैं, तो कुछ कविताएं हो जाएं। अच्छा, ये तो मैं इसके लिए तैयार नहीं थी बिल्कुल भी। मैंने कहा कि आप बातचीत करेंगी तो मैं उसी हिसाब से। एक मिनट। सारे दर्शक आपको सुनना चाहेंगे। तो मैं सच में सोच रही हूँ कि मैं ऐसी कौन सी चीज सुनाऊं आपको। वही वाली जो हमने पहले पढ़ी थी, ये जिंदगी को जिया मैंने इतना चौकस होकर। ये कविताएं कहते हैं ना, रोए खड़े कर देने वाली हैं। ये मैंने आपसे बातचीत में भी पहले कहा था कि जब भी मैं पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि आपने मेरे लिए ही लिखा है। महसूस करते हुए। ये तो बिल्कुल ही, मतलब मुझे भी लगता है कि एक दो पंक्तियां कई बार ऐसी हो जाती हैं जो कि आपको मतलब उस पूरे दर्द को बता देती हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने अभी भी अपनी बातचीत में भी उसे जोड़ा था, और वो सिर्फ इतनी सी ही कविता है, बस इससे ज्यादा ज्यादा नहीं है कि जिंदगी को जिया मैंने इतना चौकस होकर, जैसे नींद में भी रहती है सजग कोई चढ़ती उम्र की लड़की, कि कहीं उसके पैरों से चादर ना उखड़ जाए। तो ये जो एक स्त्री का जीवन होता है, बल्कि मुझे लगता है कि मैंने एक जगह कहीं पर शायद मैंने अपनी किताब की भूमिका में इसे, समर्पण में इसे लिखा है कि मैं क्या समर्पित करूं, कोई हिस्सा मेरा है भी। एक स्त्री होने के नाते हमें कौन सी जमीन मिली है? आधा जीवन माता पिता के घर, आधा जीवन ससुराल में, तो मेरे हिस्से की जमीन कौन सी है? मैं क्या समर्पित करूं? अपने समर्पण में मैंने कुछ इस तरह की बात लिखी थी। तो जब मैं ये लिखने लगी तो मुझे मन को लगा कि सच में एक औरत होना ये बहुत बड़ा है। क्योंकि एक जगह मैंने कहीं पर लिखा है, मेरी एक शेर है मेरा कि क्या है वो कि जीने की शिद्दत तो देखो, रोज रोज विष पीती औरत, टुकड़ा टुकड़ा जीती औरत, कतरन कतरन सीती औरत। एक एक कतरन जोड़ करके जिंदगी की कतरन, छोटी छोटी सी खुशियां होती, जरा जरा सी खुशियां होती है, उनको जोड़ जोड़ करके वो पूरा का पूरा एक, जैसे कहते हैं ना, थालपोश बना लेती है। कभी कोई टीवी का कवर बना लेती है, छोटे छोटे टुकड़े बना बना के उनको आपस में जोड़ती जाती है। तो ऐसी जिंदगी मुझे लगता है कि एक औरत की होती है। वो ऐसी कितनी चीजों को जोड़ती, कितने एहसासों को जोड़ती है। अगर मुझे एक कविता ध्यान आ जाए, मैं मुझे ठीक से याद नहीं रहती अपनी कविताएं। एक गीत है मेरा, नवगीत है, उसमें आप अगर मुझे थोड़ा सा हिंट करती ना, मैं अपनी कविताएं सामने रख लेती। लेकिन खैर ये भी बात सही है कि लोगों को ये भी ना लगे कि हम बड़े प्रायोजित सा सी बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल ही नहीं। आपने मुझसे कहा था कि जो पूछना पूछना, सारे जवाब हाजिर रहेंगे। नहीं नहीं, जीवन मुझे भी के वही सारे चीज। अनुभव आपने, मैंने कहा था कि आपके सारे जीवन के अनुभव मैं दर्शकों को सुनवाना चाहूंगी, क्योंकि बहुत कुछ तो हम किताबों में पढ़ ही लेते हैं, पर जो ऐसा कुछ होता है जो पर्दे के पीछे होता है, तो ये काफी प्रेरणादायक होता है। और एक लेखक, एक जो लिखता है, साहित्यकार होता है, उसके अनुभव को सुनना अपने आप में खुद ही किताब है। तो यही हम सुनना चाहते हैं आज आपसे।
तो इसमें मैंने एक लिखी थी, एक गीत था मेरा, औरत और रंग। तो अब मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि मैंने हाथ में तो नहीं रखा हुआ, पर जो मुझे ख्याल आता है वो मैं आपको उसके कुछ अंश सुनाती हूँ। कि जी एक बिल्कुल। औरत जो होती है वो बिल्कुल, देखिए ये तो है ना कि वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती है, थोड़ा तैयार भी होती है, आप कितनी प्यारी लग रही है इतने सुंदर कपड़ों में। थैंक यू। तो है शुक्रिया। ना, तो ये जो रंगों का कॉम्बिनेशन है, ये सिर्फ रंगों में नहीं झलकता, उसकी जो एक खूबसूरती है वो सिर्फ रंगों से नहीं झलकती है, बल्कि आप ये समझिए कि उसके अंदर जो पूरा का पूरा एक सामंजस्य है, कि वो कैसे जिंदगी को देखती है। मैं देखती हूँ, अगर मुझे वो कविता मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, है ना, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं जो मुझे याद है मैं वो सुनाऊंगी। तो मैं आपकी अपनी बात यहाँ से करना चाहती हूँ कि औरत का जो जीवन होता है वो किस तरीके से रंगों के साथ जुड़ा हुआ होता है, और कितने रंग हैं उसके पास, थोड़े रंग नहीं है। एक मिनट, जी। कितने ही रंग हैं उसके पास जो कि वो लेकर के चलती है। तो एक इसका बिंब जो मुझे बहुत बहुत ज्यादा खास करके पसंद आता है वो है कि आंखों के काजल से कैसी दीवानी है लिखती कहानी है। आंखों के काजल से लिखती कहानी, मुझे हूबहू याद नहीं आ रहा, मेरे को आप थोड़ा सा समय दें तो मैं उसको निकाल लूंगी, जी बिल्कुल। क्योंकि मैं बातचीत के लिए तैयार थी, मैं उस नहीं, तरीके आप से निकाल तैयारी में दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। थी। हाँ हाँ, निकल आई निकल आई। औरत और रंग। जी जी, औरत और रंग निकल जी गई। मैं आपको बताती हूँ ये कविता, औरत और रंग जी निकल गई। तो जैसे मैं कहूंगी इसकी बात की, हम जिस बात की बात कर रहे थे, रहती है ठिठकी बचपन से लड़की, कितनी सीमाएं लक्ष्मण रेखाएं, आज मगर छू लेगा टेसू हर अंग, औरत और रंग हरदम है संग। तो ये होली के एक बार ऐसा हुआ था कि होली और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोनों एक ही दिन पड़े थे। जी तो उस वर्ष ये कविता तैयार हुई थी, और मेरे मन में ये लगा था कि देखिए दोनों चीजें एक साथ आती हैं। जिस तरह के रंग हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वो तो एक औरत जी अपनी जिंदगी में लेकर चलती है, उसकी जी जिंदगी में। और कैसे कैसे रंग हैं आप ये देखिए। सतरंगी टोली है, चिड़ियों की बोली है, कितना बल खाती है दुख में भी गाती है, कितना बल खाती है दुख में भी गाती है, उड़ती है तितली जो होकर पतंग, औरत और रंग हरदम है संग। अब आप देखिए, पतंग जो है उसकी एक डोर कहीं ना कहीं दूसरे के हाथ में, मगर फिर भी वो उड़ती है। उड़ती है। औरत की जिंदगी उसी तरह से है कि आप उसकी एक डोर पकड़ के रखते हैं, वो उतनी सीमा में उड़ लेती, कोई बात। बल्कि इसी के साथ मुझे ध्यान आता है कि एक मैंने कहा जैसे औरत की जिंदगी होती है ना, आपने अगर बॉन्जाई देखा हो, जी बॉन्जाई क्या होता है, उसकी जड़ों को हम काटते हैं छांटते हैं ताकि वो एक शेप तो ले, लेकिन बहुत बड़ा आकार नहीं ले। औरत की जिंदगी को भी इसी तरह से काटा गया है, छांटा गया है, और उस तरीके से उसे लगता है कि मतलब वो एक शेप तो लेती है, उसके बावजूद वो अपना शेप नहीं खोती। तो मैंने उस जगह पर एक छोटी सी कविता लिखी, मुझे बहुत सार्थक लगती है वो रचना अपने आप में। अगर हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं तो वो छोटी सी एक कविता उस विमर्श को छू लेती है। आप बॉन्जाई को अपने ध्यान में रखिए और फिर इसको सुनिए। कद्दावर वृक्ष की जड़ गमले में लगाना, सच सच बतलाना कैसी चतुराई है। कद्दावर वृक्ष की जड़ गमले में लगाना, सच सच बतलाना कैसी चतुराई है। और जो ये थोड़ी सी जमीन में पीपल बरगद नीम जैसी छतनार सी पनप आई है, ये तो एक औरत है, तुम कहते हो बॉन्जाई है। क्या बात है। तो एक औरत की जिंदगी को मैं बिल्कुल बॉन्जाई के रूबरू रख करके देखती हूँ, और मुझे लगता है कि उसकी जड़ों को काट दिया गया, उसकी टहनियों को काट दिया गया, उसको बढ़ने नहीं दिया गया, उसको थोड़ी सी जमीन दी गई। वो एक पूरा कद्दावर वृक्ष हो सकती थी, मगर उसको जी गमले में रोक दिया गया, मगर उसने शिकायत नहीं की। उसका जो आकार था, उसका जो स्वरूप था, वो उसमें भी निकल करके आया। एक औरत इस तरह की जिंदगी को जीती। तो वो जो यही मैं एक औरत का, यही एक औरत की खूबसूरती होती है। यही एक औरत की खूबसूरती है कि आपने उसको बोनसाई बना के रखा है, फिर भी वो उसी में ही खूबसूरत है, हर उसमें रंग ही से खूबसूरत है। और जो बात आप पूछ रही थी ना, मैं जो वो कविता अधूरी रह गई, तो उसमें मैं कहना चाहती हूँ कि उसके पास जिंदगी में कैसे कैसे रंग हैं। मैं औरत और रंग की बात कर रही थी, तो कैसे कैसे रंग है देखिए। लाल रंग औरत को बहुत प्रिय होता है, जी उसके होठों पे लाली होती है, उसके मांग में होती है, उसके बिंदी पर होती है, उसकी चूड़ियों में होती है। तो वो जो लाल रंग है वो किस तरह से उसकी जिंदगी में समाया हुआ है, उसमें एक बंद में कहती हूँ, लाली है लाज की या है आक्रोश,
अपने सिर ढोती है किस किस के दोष, सांसों के संग संग लड़ती है जंग, औरत और रंग हरदम है संग। और आप ये देखिए कि जो उसका जीवन है वो दुधारी तलवार पर चलने जैसा है। बिल्कुल। तो क्यों कर डराए दुधारी तलवार, ठुमक ठुमक नाच रही सुतली पे नार, नटनी भी क्या नाचे ऐसा है ढंग, औरत और रंग हरदम है संग। तो बहुत जो अच्छी। सुतली पर नाचती हुई औरत आपने देखी है ना, वही औरत मैं हूँ, वही औरत तो आप हैं, वही पूरा ये समाज जो आधी आबादी हम कहते हैं वो सुतली पर चल रही है। एक कदम इधर से उधर हुआ नहीं कि आप गए, आपको आपके कैरेक्टर से गिरा दिया जाएगा, आपको आपके घर से निकाल दिया जाएगा। कौन सी जमीन होती है उसके पास, उसे उसको बिल्कुल। बेदखल कर दिया जाएगा, वो नहीं रह पाएगी वहां समाज में। उसके साथ गलत होता है लेकिन बेदखल वही की जाती है, जो गलत कर रहा है वो बिल्कुल। नहीं किया जाता। तो फिर भी मैं कहती हूँ ना कि अगर हम अपनी बात कर रहे हैं तो हम उसमें क्या चाहते हैं वो भी होना चाहिए। तो मैं उस बिल्कुल। चाहने की बात को यहाँ अपनी यहाँ विराम करूंगी इस कविता को कि खाती है झिड़की नाजुक सी लड़की, सबको चौंकाएगी मंजिल जब पाएगी, छू लेगी नीलांबर होकर दबंग, औरत और रंग हरदम है संग। तो वो नीलांबर को छुए उस दिन का सपना मैं देखती हूँ, मेरी कविताएं देखती हैं, मेरी रचनाएं देखती हैं, उस दिन का सपना जिस दिन वो नीलांबर को छुएगी, ये सारी जो उसके आगे लक्ष्मण रेखाएं खींची हैं उनको पार करके बाहर निकलेगी और आकाश को छुएगी, ऊंचाइयों को छुएगी। वो सपना मैं देखती। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही मैम, आपने बहुत सुंदर बात कही। ये बहुत ही प्रेरणा दे रही है आपकी बातें, जो लोग दर्शक सुन रहे हैं सबको आपकी बातें। दर्शक लिख रहे हैं अति सुंदर परिभाषा यथार्थ है। नारी के अस्तित्व का सूक्ष्म विश्लेषण कर रही हैं आप। दर्शक काफी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ये सबसे प्यारी और सबसे खूबसूरत बात है कि आपकी बात लोगों के दिलों तक पहुंच रही है, लोग समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लक्ष्मण रेखा की बात आपने की, तो लक्ष्मण रेखा के बाहर का रावण कोई बाहर का रावण नहीं, हमारे घर का ही रावण कह सकते हैं हम, जो कि हमें बाहर जाने से रोक रहा है। ये लक्ष्मण रेखा की कहानियां बहुत पुरानी हो चुकी हैं। ये रेखाएं इसलिए करती हैं कि स्त्रियां अगर अपनी जो अपनी खुद को पहचाने, एक मुकाम हासिल कर लेंगी, तो फिर होते हैं ना, पुरुष प्रधान समाज है वो थोड़ा सा सकते में आ जाएगा। ये कहना चाहती हूँ मैं, क्योंकि नहीं नहीं, मैं ये भी कहती हूँ नीता कि हमें पुरुष समाज पुरुष प्रधानता प्रधानता गलत है, किसी की भी नहीं होनी चाहिए। हम बराबर पर है। जैसे बिल्कुल गाड़ी बराबरी। के दो पहिए होते हैं ना, दो पहिए, एक पहिया बड़ा होगा एक छोटा होगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी ना। वो चाहे पुरुष पहिया हो चाहे स्त्री पहिया हो, अगर एक पहिया बड़ा हो गया और दूसरा छोटा हो गया तो गाड़ी नहीं चलेगी, खड़खड़ खड़खड़ करेगी। ये तो तो वो खड़खड़ समझने खड़खड़ की करती है यही वही बात है। खड़खड़ाहट जो है कभी हमारी रचनाओं का रूप लेती है, कभी फिल्मों में कहानी बनकर आती है, कभी किसी और तरह से अभिव्यक्त होती है। लेकिन हमें समानता चाहिए, प्रधानता नहीं चाहिए। बिल्कुल समानता होगी तभी जो एक सरल सहज तरीके से जिंदगी चलती है। जहां ही समानता में कमी आ जाती है, खड़खड़ाहट शुरू हो जाती है। ये सबसे बड़ी बात है। लॉकडाउन के दौरान हम काफी मतलब अनेक अनेक परिस्थितियों से गुजर चुके हैं, मानसिक शारीरिक बहुत कुछ। तो लॉकडाउन के दौरान लोगों की मानसिक अवसाद को दूर करने के लिए आपने एक सकारात्मक कदम उठाया था। आपने फासलों के दरमियान श्रृंखला के अंतर्गत ऑनलाइन कवि गोष्ठी भी आपने शुरू की थी, और कालजयी लेखकों के व्यक्तित्व के ऊपर भी आपने बहुत कुछ वीडियो बनाया है। इसका इस अनुभव का सफर कैसा रहा आपके साथ? ये बहुत ही अच्छा रहा। ये जैसे होता है अपने आप को पहचानने जैसी बात हुई। और एक लंबे समय से मैं दूरदर्शन से जुड़ी रही और वहाँ का बहुत अच्छा कार्यक्रम होता था पत्रिका, जिसको मुझे जी। नहीं मालूम क्यों बंद कर दिया गया नहीं तो एक साहित्यिक पत्रिका थी, टॉकिंग पत्रिका जिसको कह सकते हैं। तो उसकी कमी मुझे आज भी बड़ी महसूस होती है। जब वो बंद हो गई तो हमने बड़ी कोशिश की, उसके जो प्रोड्यूसर थे डॉक्टर अमरनाथ अमर, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे एपिसोड बनाए और उसकी बहुत चर्चा रही, एक एक एपिसोड उसका जो था वो पुरस्कृत हुआ। लेकिन समहाउ वो पत्रिका बंद हो गई। शायद कहते हैं कि उसको ना वो विज्ञापन नहीं ला रही थी। तो अब तो यहाँ हर चीज टीआरपी से तय होती है, विज्ञापन से तय होती है। बिल्कुल। तो अब अगर वो टीआरपी नहीं दे रही या वो विज्ञापन नहीं ला रही है तो वो नहीं चल पाई और उसे बंद करना पड़ा। हमने बहुत लिखा भी कई जगहों पर लेकिन वो फाइनली नहीं हो पाए।
तो उसकी एक कमी मेरे भीतर कहीं थी जो मुझे पता नहीं लग रही थी, क्योंकि हम लोग नौकरियों में थे और नौकरी तो चल ही रही थी। ये तो मेरा एक तरह से मेरे अलग तरह की खुराक थी जो मेरे मानसिक क्षुधा को शांत करती थी। तो हम नहीं समझ पा रहे थे कि वो मेरे भीतर कितनी गहराई से उसकी भूख थी। तो जब ये बंद हुआ, अचानक लॉकडाउन हो गया और हम एक दूसरे को देखने से भी मोहताज हो गए तो शायद एक हफ्ता भी नहीं बीता होगा, ये 31 मार्च को मैंने पहला एपिसोड इसका दिया था। और मैं कहना चाहूंगी नीता, देखो आपसे मेरी बात हो रही थी, आप बीमार थी पिछले दिनों और अभी भी आप बहुत तरह से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुई है शारीरिक तौर पर। मैंने आपसे कहा भी कि हम इसको बाद में कर लेते हैं, लेकिन आपने कहा नहीं, मेरा मूड बना हुआ है, मैं आपकी चीजों से गुजर रही हूँ और मुझे बात करने का मन है और ये मुझे स्वस्थ करेगा। तो वही वाली बात होती है, वही वाली बात होती है कि जब हम एक तरह से एक बीमारी की दशा महसूस करने लगे एक हफ्ते में, कि हम लोगों से संवाद नहीं कर पा रहे, मिल नहीं पा रहे, तो मुझे नहीं पता था मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी बेटी ने, छोटी वाली बेटी मेरी शाद्वल, उसने कहा कि हम एक प्रोग्राम ऑनलाइन तैयार कर सकते हैं। और उसने ये एकदम से मुझे बताया, मैं जानती भी नहीं थी ये कैसा कॉन्सेप्ट है, कैसे हो सकता है। तो जब उसने ये तैयार किया और एक ही दिन में हमने उसी वक्त, उनको बच्चों को लगा कि मम्मी तो बीमार हो जाएंगी अगर लोगों से मिलेंगी नहीं, बात नहीं करेंगी तो उन्होंने एकदम से ये एक ऐसा वो बनाया और ऑनलाइन हम सब जुड़ गए, 5 लोग एक साथ जुड़े और हमने वो कविता की चीज को रिकॉर्ड किया और उसी वक्त 1 घंटे के अंदर मेरी बेटी ने उसकी थोड़ी सी एडिटिंग करके और उसे पब्लिक डोमेन में डाल दिया। लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि ये जरूरत सबको महसूस हो रही थी कि हम आपस में संवाद करें, एक दूसरे से जुड़े। तो ये जब हमने उसको किया तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा अच्छा माध्यम है। और वो जो पत्रिका मुझसे छूट गई थी, जिसमें हम कवि सम्मेलन भी किया करते थे और हम किसी बड़े लेखक से साक्षात्कार भी किया करते थे, वो अचानक मेरे भीतर से जग गया और मुझे ऐसा लगा कि इसे हम तैयार कर सकते हैं। तो मेरी बेटी ने इसमें बहुत मदद की, मेरी शाद्वल ने, और हमने शब्द शाद्वल नाम से एक बना हुआ था, पहले भी वो कर रही थी कुछ लेकिन उसको एक सुनियोजित ढंग से हम उसे करने लगे और उसके दौरान मैंने खुद को पहचाना और मुझे ऐसा लगा कि हम इसे बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। हमने उसके कुछ 24-25 अंक बनाए एक ही साल के अंदर अंदर, और उसके बाद वो लॉकडाउन खुल गया था और फिर ऑफिस जाना आना शुरू हो गया, तो न तो उस तरह से हमें निर्बाध नेट मिल पा रहा था कि हम उसे फिर रिकॉर्ड करते ऑनलाइन, और ना ही मुझे उतना समय मिल पा रहा था ऑफिस खुल जाने के बाद, तो थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन हमने वो जो श्रृंखला थी जिसमें हम साहित्यकारों को रख रहे थे, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, महादेवी वर्मा, और अभी हाल में हरिवंश राय बच्चन, और बिल्कुल अभी हाल में 9 तारीख को 9 अगस्त को शिव पूजन सहाय जी का जन्मदिन था, उन पर हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई। उनके सुपुत्र जो हैं मंगल मूर्ति जी, उन्होंने मेरी बड़ी सहायता की, उनसे जुड़े हुए बहुत सारी चीजें हमें उपलब्ध करा दी जिससे ये एक अच्छी फिल्म बन सकी, तो एक ऑथेंटिक फिल्म बन गई। तो इस तरीके की चीजों के जरिए मुझे यूं लगता है कि मैंने खुद को ही पहचाना। मुझे उस पत्रिका कार्यक्रम की कितनी शिद्दत से कमी महसूस हो रही थी, उसको मैंने समझा, जाना और लोगों के बीच में रख सकी। तो ये एक बड़ा अच्छा सुयोग बन गया कहना चाहिए। बहुत लोगों को हमने जोड़ा इसके अंदर, तो एक अच्छा सिलसिला चल गया, एक कारवां सा बन गया। जी सर, ऐसा कहते हैं कि समय को बांधना किसी के वश में नहीं है। साहित्यिक रिश्ता पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि बदलती तकनीक के साथ तालमेल बना रहे। साथ ही भय मुक्त वैचारिक समाज अर्थात एक नए भारत का गठन हो। साहित्य के प्रति समाज का जो भावनात्मक रिश्ता बना रहे, इसके लिए आप आने वाली युवा पीढ़ी को क्या सुझाव देंगे? देखिए, युवा पीढ़ी लिख तो बहुत रही है जी, लेकिन होता क्या है, एक कभी बातचीत हो रही थी तो रामदर्श मिश्र बहुत बड़े लेखक हैं, आज उनका जन्मदिन भी है। आपके शब्दाक्षर मंच से मैं उनको जन्मदिन की बधाई देती हूँ बहुत जी, बहुत। बहुत और बहुत ये कहना चाहती हूँ जी, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, उन्होंने ये एक घटना बताई थी, चवन्निया दर्द। तो क्या हुआ कि एक बड़े लेखक के पास एक छोटा लेखक जाता है, वो ये कहता है कि भाई आपकी रचना की तो बड़ी बात होती है, हमारी रचना, मैं कैसे अच्छी रचना लिख सकता हूँ, मुझे बताइए। अब इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि मैं कहूँ 2 into 2 = 4 होता है, ऐसा कोई मैं आपको इक्वेशन तो दे नहीं सकती। तो वही रामदरस जी ने कहा कि एक
दर्द होता है। उस दर्द से तुम गुजरोगे तो तुम कविता लिखोगे, कहानी लिखोगे, वो दर्द का होना जरूरी। अब वो कहे कि दर्द कैसे पाऊं, तो उनको कहा जाओ तुम कहीं जंगल में निकल जाओ, कहीं तकलीफ में, कहीं मतलब गुजरो, किसी तकलीफ से गुजरो। अब वो लेखक जो है वो जंगल में निकल गया, बड़ी दूर गया, बड़ी दूर तक जाने के बाद फिर उसको थक गया, थक के बैठने के बाद उसको कहीं एक जलती हुई बत्ती दिखाई पड़ी। उस बत्ती को निगाह करते हुए वो वहां तक पहुंचा और उसने फिर उसमें वहां पहुंचा तो वहां एक ढाबा जैसा था, वहां बैठ करके उसने चाय पी और उस वक्त 4 आने की चाय मिलती थी तो 4 आने की चाय पी और उसके बाद उसने कहा मैं लिखूंगा तो मेरी भी रचना दर्द से गुजर कर लिखी हुई रचना है और अच्छी रचना। तो जब वो रचना लिख करके लाया और उसने कहा जी मैंने दर्द से गुजर कर लिखा है, तो उस लेखक ने कहा कि भाई, जो बड़े लेखक थे, साहित्यकार थे, उन्होंने कहा हाँ रचना अच्छी है, तो कैसे तुमने कैसे लिखी? तो उसने बताया मैं ऐसे ऐसे जंगल में घूमा और फिर एक बत्ती को देखता हुआ पहुंचा और मैंने 4 आने की चाय पी उस जगह बैठ करके। तो उस लेखक ने कहा, वो जो बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने कहा हाँ चवन्निया दर्द की रचना के लायक ये कविता हो गई है। तो होता क्या है कि हम एक चवन्निया दर्द जो है, चवन्नी वाली चाय के साथ हम सोचते हैं कि हम समाज का सारा दर्द लिख देंगे। यहाँ हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं। हमारे जो युवा वर्ग हैं वो बहुत कुछ लिख रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम एयर कंडीशन हॉल में बैठ करके अगर जेठ की दोपहरी और उसकी बात करना चाहेंगे, ठंड भरी पूस की रात की, तो वो बात नहीं हो सकेगी। पूस की रात लिखने के लिए आपको पूस की रात में सारी रात जो है एक मचान पर बैठकर गुजारेंगे और तब लिखेंगे, तब जो सच्चाई और ईमानदारी आपकी रचना में आएगी वो रचना कुछ और ही होगी, वो कालजयी रचना बनेगी, पूस की रात बनेगी। वो रचना आप एयर कंडीशन हॉल में बैठ करके नहीं लिख सकते। ऐसा सोचना गलत है कि उसके लिए तकलीफ मन में होनी चाहिए, नहीं, आप उस तकलीफ जानते हैं, आप उस तकलीफ से गुजरे ही नहीं। तो आज का जो समय है वो बड़ा समृद्ध समय है। एक समृद्ध समय की रचना पूस की रात जैसी नहीं हो सकती, लेकिन उसके लिए आप पूस की रात की नकल मत करें, आप पूस की रात लिखने की कोशिश मत करें। आज आप लिखें कि जो कंप्यूटर के युग में व्यक्ति अकेला होता जा रहा है, बिल्कुल फेसबुक पर उसके इतने सारे लोग हैं, इतने लोग हैं उसके साथ में, लेकिन जब वो बीमार पड़ता है तो उसके पास कौन खड़ा है? आप उसी दर्द को लिखिए, आप पूस की रात का दर्द मत लिखिए, क्योंकि आज के समय में पूस की रात का दर्द नहीं है, उस तरह से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। पूस की रात का दर्द उसे लिखने दीजिए जो गांव में है, जो खेत में है, खलिहान में है, जिसकी सारी की सारी फसल नष्ट हो जाती है, खड़ी फसल नष्ट हो जाती है, ये उसे लिखने दीजिए। आप सोचेंगे कि आप शहर में बैठ करके आप कंप्यूटर के ऊपर उंगलियां चला करके पूस की रात लिख देंगे, तो ये संभव नहीं है। उनकी कहानियों को पढ़कर, उनकी कविताओं को पढ़कर आप लिख देंगे तो ये संभव नहीं। उसकी आत्मा तभी आएगी जब वो आपकी आत्मा के साथ जुड़ती है। तो आपकी आत्मा अगर कंप्यूटर के युग के साथ जुड़ती है तो आप कंप्यूटर के दर्द को बयान कीजिए। बिल्कुल। आप नौकरी पर जा रही हैं तो आप कहेंगे कि मैं बेरोजगारी के दर्द को बयान करूं, नहीं हो सकता। नहीं हो पर सकता। नौकरी है ना, पर नौकरी के दर्द की अपनी समस्या है, उसका अपना दर्द है। एक औरत जब बच्चे को छोड़ती है, छोटे से बच्चे को छोड़ती है, आपने याद दिला दी मुझे अपनी एक कविता जो मुझे बहुत पसंद थी और वर्षों तक मैं उसे पढ़ ही नहीं पाती थी, इसलिए कि मेरे बच्चे उस समय बहुत छोटे थे और मैं उस दर्द के एहसास से उबर नहीं पाई थी। तो वो जो एक है कि आपसे अगर आपके सामने हो, नहीं सामने तो नहीं है, पर शायद अगर मुझे याद रहे, जहां तक भी है मैं उसे पढ़ना चाहूंगी। वो दर्द जो था वो एक नौकरी पर जाती हुई औरत का दर्द है। तो आज अगर हम लिखते हैं और उस दर्द को लिखते हैं तो वो सही है, तब उसमें जीवंतता आती है। तो उसमें यूं है कि कलफदार साड़ी की सिलसिलेवार क्रीज के बीच दमक उठता है महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व, सिलसिलेवार सीढ़ियों से गुजरती है, तय रास्ते से गुजरती है, चौराहे पर ठहरती है, बाईं ओर मुड़ती है, कोने के मकान में दुधमुहे बच्चे को छोड़ती है, बच्चे की नन्ही मुट्ठी की जकड़ में साड़ी की अकड़ मोम हो जाती है, एक पल ठिठक कर कलाई झटक कर घड़ी को देखती है, बच्चे को छोड़कर आगे बढ़ जाती है, बच्चे का रोना दूर तक साथ जाता है, बच्चे का रोना दूर तक साथ जाता है, चौराहे पर दोनों टकराते हैं, कलफदार साड़ी और मोमदार चेहरा झांकते हैं एक दूसरे की आंखों में और वह 2 से 3 हो जाती है, 2 घूंट आंसू पीकर
दो होने की कीमत अदा कर दोनों के बीच से निकल जाती है। बहुत तो खूब कहा। ये जो एक आज की औरत का दर्द है, आज की औरत का दर्द ये नहीं रहा कि उसे नौकरी नहीं मिल रही या उसे पहचान नहीं, ये कुछ हद तक वो इससे बाहर आ चुकी। हमारी लड़कियां जो है वो आसमान पर अपने हस्ताक्षर कर रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्कुल पायलट्स हो गई हैं, और यहाँ तक कि युद्ध भूमि में जाने लगी हैं लड़कियां, बंदूकें चलाने लगी हैं लड़कियां। कौन सी ऐसी जगह है, रिक्शा चलाने से लेकर हवाई जहाज चलाने तक पूरा सफर तय किया है लड़कियों ने। तो उस जगह से, उस दर्द से वो बहुत हद तक बाहर निकली है। लेकिन एक व्यक्तित्व की रक्षा जो होती है, उसके बीच में मातृत्व की रक्षा करने में जो एक टसल है, एक जो द्वंद है, उस दर्द से जब वो गुजरती है, उस पीड़ा से जब वो गुजरती है, मुझे, मैं कैसे भूल जाऊं कि जब मैं रेडियो में प्रोग्राम करती होती थी और मेरे हस्बैंड मेरे बच्ची को लेकर के, उस समय छोटी सी बच्ची थी वो, उसको लेकर वहीं सड़क पर ऑल इंडिया रेडियो के दूसरी तरफ आरबीआई वगैरह का बिल्डिंग था, उसको लेकर के वो उसकी मूर्तियां दिखाते थे, चलते हुए लोगों से उसको दिखाते थे, देखो देखो उसको देखो, इसको देखो, गाड़ियां दिखाते थे, उसको चुप करा के रखते थे। इतनी देर में मैं अपनी ड्यूटी पूरी करके आती थी आकाशवाणी में। मैं उस समय अस्थायी उद्घोषक थी ऑल इंडिया रेडियो की। तो मैं उस समय अपनी शिफ्ट पूरी करके बाहर निकलती थी, तब तक मेरे हस्बैंड उस बच्ची को लेकर के और वहीं सड़कों पर घूमते टहलते उसको कुछ कुछ दिखा करके चुप कराते थे। ये थी हमारी पीड़ा, और ये था, मैं उस पुरुष को कैसे गलत बता दूं, मैं उस पुरुषवादी समाज को कैसे गलत बता दूं जो कि मेरी जगह बनाने के लिए मेरी बच्ची को गोद में लेकर के टहल रहे हैं सड़क पर, जिसको गोद में बच्चा उठाना नहीं आता था, और वो बच्चे को बहला बहला करके उतनी देर तक संभाल रहे हैं ताकि मैं अपनी जो पहचान बनाना चाहती हूँ, मेरी जो अपनी जिंदगी है, मेरा जो अपना पैशन है, मुझे उसके साथ समझौता नहीं करना पड़े। तो वो भी एक समय जब मैं उसको कविता में उतारती हूँ और मैं ये कहती हूँ अपने पति के लिए कि मेरी तमाम परेशानियों को, मेरी नाकामियों को तुमने सहन कर लिया, क्या बात है, तुमने सहन कर लिया ताकि मैं जी सकूं। तो उस वक्त मुझे वो दुख कम हो जाता है कि हमने हनीमून नहीं मनाया, हम हनीमून मनाने के लिए कहीं बाहर नहीं गए, और मेरे सर में दर्द होता है और तुम फूल का तेल मेरे सर में लगा देते हो, तो मैं महसूस करती हूँ कि उससे अच्छी प्रेम कविता नहीं हो सकती। बिल्कुल। प्रेम, वो प्रेम कविता है, वो सच्ची यही प्रेम प्रेम, कविता है। वास्तविक प्रेम यही है, वास्तविक प्रेम यही है। एक दूसरे के पूरक होना सबसे बड़ी बात होती है जीवन में। जी, तो वो जो एक हम उस तरीके से पूर्णता प्रदान करते हैं एक दूसरे के साथ, और उस तकलीफ को आधा कर देते हैं, अपने साथ जी लेते हैं। तो जब मैं अगर आज के समय की कविता लिखूंगी और आज के समय की प्रेम कविता लिखूंगी, तो मैं यही कविता लिखूंगी कि मेरे थपकते हुए, मेरे टनकते हुए सर पर जब थपकने लगती हैं बनफूल की उंगलियों के साथ तुम्हारी उंगलियों की थाप, तो मैं महसूस करती हूँ अनहद नाद सी गा उठती है मेरी जिंदगी, बात है। और मैं मधुमास का अर्थ समझने लगती हूँ उम्र के इस दौर में पहुंचकर। तो वो कविता आज के समय की कविता होगी, वो न्याय करेगी अपने समय से, अपने परिस्थितियों से। और जरूरी नहीं कि मैं उसके लिए देवदास की कहानी लिखूं, देवदास की कहानी जिसमें कि एक वो बिल्कुल अपनी जिंदगी खो देता है और दारू और दूध के नशे में डूब जाता है क्योंकि उसे उसकी पारो नहीं मिलती। मैं आज के समय में लड़के लड़कियां एक दूसरे को पा रहे हैं, एक दूसरे का प्रेम हासिल कर रहे हैं। आज के समय की चुनौती है उस प्रेम को बनाए रखना, उस प्रेम की आर्द्रता को बचाए रखना, ये बड़ी चुनौती है। प्रेम को पाना इतनी बड़ी चुनौती नहीं है। आज जात पात के नाम पर हमारी मौत से होकर गुजरेगी तुम्हारी शादी की सवारी, ऐसा नहीं है। आजकल माँ बाप मान रहे हैं, शादियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी पसंद को मान दे रहे हैं, और बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं, अंतरदेशीय विवाह कर रहे हैं। हम लोग जो हैं, अब आजकल के बच्चे एक देश से दूसरे देश में जाकर के शादियां कर रहे हैं, दूसरे देश के नागरिकों के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, और माता पिता उसको मान्यता दे रहे हैं, उसको मान दे रहे हैं। अब दिक्कत और अब चुनौती जो है वो उस प्रेम को कैसे बचाए रखें शादी के बाद भी, क्योंकि कुछ समय बाद तुरंत उनका संबंध विच्छेद हो जाता है, तलाक हो जा रहे हैं। आज के समय की चुनौती वो तलाक है, जो हमारे यहाँ कंसेप्ट ही नहीं था उसका। पूरी जिंदगी हम बिता देते थे उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ हमारा एक भी स्वभाव मैच नहीं करता था, लेकिन हम उसके साथ जिंदगी बिताते थे। मैं ये नहीं कह रही कि वो सही है या वो गलत है, लेकिन वो हमारी कल्चर का एक भाग था कि हम ये सोच ही नहीं सकते थे, है ना। हाँ जी। तो वो जो समय था, तो मैं भी वो फिल्म भूल रही हूँ जिसके अंदर वो गाना है, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां,
मैं तो हूँ जागी मेरी सो गई अखियां, अगर हमारे दर्शक याद दिला सकें उस फिल्म को, तो उसमें एक बड़ी अच्छी वो लड़की जो है वो बड़ी अच्छी गायिका थी, लेकिन जब उसकी शादी बलराज साहनी से हो जाती है, तो वो उसके साथ पूरी समर्पित भाव से इतना जुड़ जाती है, क्योंकि वो डॉक्टर है, देर देर रात को लौटता है, तो वो गाना वाना तो भूल जाती है, खाना ही बनाने में उसकी सारी जिंदगी बीत जाती है। तो अंत में कहती है कि मेरी सारी जिंदगी खत्म हो गई, मेरी बनी हुई पहचान खो गई। तो अगर आज की मैं अब सोच रही हूँ कि मैं वापस चली जाऊँ, तो बलराज साहनी जो वो डॉक्टर बने हैं उस जगह, और वो ये कहते हैं कि मुझे एक रात का समय दो, मैं एक रात तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो कहती है ठीक है। मैं आज के समय अपनी युवा पीढ़ी को संदेश देने की बात कही, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ युवा पीढ़ी को कि उस फिल्म को देखिए आप। तो उस फिल्म में हमारी उसके बरक्स में खड़ा करना चाहती हूँ थप्पड़ फिल्म को। मैं ये नहीं कहती कि थप्पड़ गलत है, लेकिन आप रखे दोनों को और बताएं कि आप दोनों में से क्या होना चाहती हैं। अगर आपको रोल प्ले करना देना चाहिए तो आप कौन सा रोल प्ले करना चाहती हैं, मुझे बताइए। तो मैं दोनों ही फिल्मों को रखती हूँ आपके सामने। थप्पड़ आपने देखी होगी, लेकिन ये फिल्म शायद नहीं देखी होगी, जिसका नाम मैं भी भूल रही हूँ। तो उसमें वो क्या होता है कि बलराज साहनी कहते हैं कि मुझे एक रात का समय दे दो। वो कहती है ठीक है। और उस रात जैसे ही वो जाना चाहते हैं कि मैं अब आज रात को अपने उससे क्लिनिक से वापस आते हैं, तो एक दौड़ता हुआ कोई व्यक्ति आता है, कहता है डॉक्टर साहब वो फलाना मेरा मरीज वो मर जाएगा, प्लीज उसे देखिए। और डॉक्टर वो कहते हैं मैं अभी आया। और वो जाते हैं और उसको वो पानी जो है वो बड़ा विषाक्त हो रखा है और बहुत लोग मर रहे हैं, तो वो उसको बचाने की कोशिश में पूरी रात लगा देते हैं। और जब वो लौट करके आते हैं तो वो उनकी पत्नी है, वो कहती है कि मैं मतलब वो कुछ भी नहीं कहती, वो बातें नहीं कर पाते, वो इतना थक के टूट गए हैं, वो सो जाते हैं वहीं अपना कोट टांग के पलंग के ऊपर और बैठे बैठे बलराज साहनी सो जाते हैं। बड़ी प्यारी एक्टिंग की है उन्होंने, जीवंत कर दिया इसे। और सुबह उनकी नींद खुलती है अचानक, जबकि दिखता है कि एक छोटा सा सूरज का टुकड़ा उनके चेहरे पर पड़ रहा है। और वो कहते हैं अरे मैंने एक रात मांगी थी और वो रात भी मैं संभाल नहीं पाया और आज वो चली जाएगी। तो ये सोच करके जैसे ही वो क्या करें, वो महसूस कर रहे हैं कि मैं अन्याय कर रहा हूँ अपनी पत्नी के साथ, तो अचानक उनको ना झाड़ू लगाने की आवाज सुनाई देती है। तो उससे एकदम से वो दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं तो अरे वो पत्नी यही है और झाड़ू लगा रही है, वो घर की पोशाक में। तो कहते तुम गई नहीं? तो वो कहती है पत्नी हो तुम्हारी, हाथ पकड़ कर रोक नहीं सकते थे मुझे? अगर मैंने कह दिया जा रही हूँ तो तुमने छोड़ दिया कि चली जाऊं? क्या बात है, क्या खूबसूरती है इसमें, क्या खूबसूरती है इसमें। ये खूबसूरती जिंदगी में बची रहे। ये इसमें ऐसा नहीं है, बलराज साहनी मानते हैं कि मैंने तुम्हारे उसको मतलब तुम्हारे व्यक्तित्व को उभरने नहीं दिया ठीक ढंग से, वो इसके पश्चाताप में है, इस बात को मानते हैं। लेकिन बावजूद उसके दोनों की कमिटमेंट्स हैं, उनकी अपनी कमिटमेंट है। एक जिंदगी जो खत्म हो रही है तो वो पहले उसको प्राथमिकता देते हैं और दौड़ जाते हैं। तो वो कहानी बहुत बहुत सफल कहानी है। वो मैं कहना चाहती हूँ आज की युवा पीढ़ी को कि आप आज के समय की चुनौतियों को पकड़े, बिल्कुल, और वो मत लिखिए जो बहुत बड़ा लेखक लिख चुका है, वो तो लिख चुका, वो अपने समय को दर्द को बयान कर रहा था। आप अपने समय को दर्द को बयान कीजिए और आप वो लिखिए जो आप महसूस कर रहे हैं। उसके लिए जंगल में जाकर के और एक चवन्नी की चाय पीने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ही नहीं, वो भावना ही नहीं आएगी क्योंकि आपने उसको वास्तविक रूप से महसूस नहीं किया है ना, वो बनावटी हो गई है। हाँ। चीजें बनावटी हो जाती हैं। हमारे एक दर्शक है नित्यानंद जी, ये पूछ रहे हैं फासलों के दरमियान की बहुत ही लोकप्रियता रही है और साहित्य जीवियों के लिए लॉकडाउन के समय अच्छी खुराक बन चुकी थी, अब उसकी कमी महसूस हो रही है, नई कड़ी कब आ रही है अलका जी? मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी के, नित्यानंद जी मेरे हर अंक पर उनकी टिप्पणी दर्ज है और उनकी टिप्पणियां हम लोगों का संबल है। ऐसे सभी जो हमारे टिप्पणीकार थे, विष्णु ढींगरा जी हमारे साथ रहते थे, हमेशा उनकी टिप्पणी आती थी, राज हमारे साथ होती थी, और ऐसे कई लोग थे जिन्होंने मतलब सुभाष हमारे वशिष्ठ साथ जी बड़े अच्छे जी, संतोष संप्रीति जी, नित्यानंद जी, प्रताप जायसवाल जी, सीमा पटेल जी, मीनू जी, फिर सीमा पटेल जी, हाँ, और फिर रवि प्रताप सिंह जी हैं, अनिल जी हैं, संतोष कुमार जी हैं, अनिल शर्मा जी हैं, आराधना जी हैं। काफी लोग जुड़े हैं और आपको सुन रहे हैं। बहुत ही इसको बोलते हैं ना, शुद्ध बुद्ध खो के आप जो बातें कह रही हैं, लोग ऐसे खो चुके हैं, मैं भी खुद
क्या पूछूं नहीं पूछूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और कितनी दूर दूर से आराधना झा, अगर मैं ठीक समझ रही हूँ, आराधना झा सिंगापुर से जुड़ी हुई हैं। और अभी कल एक हमारा कार्यक्रम था, इतना अद्भुत पाठ किया उन्होंने, कृष्ण की चेतावनी, इतना सुंदर उन्होंने इसका पाठ किया कि रोमांच हो गया। अभी भी मैं, अगर वो हैं, मैं उनको बहुत साधुवाद देती हूँ। और हमारे सभी साथी जो जुड़े हुए हैं, कुछ को मैं पहचान रही हूँ, कुछ को नहीं भी पहचान रही, क्योंकि मुझे, मेरे इस पे नहीं आ रहे ये नाम, मैं नहीं देख पा रही हूँ। मैं उन सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, शब्दाक्षर का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया, मैं अपनी बात रख सक रही हूँ। और आप सभी साथी जो हैं, वो मेरे संबल हैं। जिस तरह से कलम बिना रोशनाई के नहीं चल सकती, बिना स्याही के नहीं चल सकती, उसी तरह एक लेखक आप सभी की टिप्पणियों के बिना, आप सभी के जो ये प्रतिक्रियाएं हैं, ऐसा नहीं कि अच्छी ही होती हैं, चाहे वो नकारात्मक की प्रतिक्रिया क्यों ना हो, वो मुझे आगे लिखने के लिए प्रेरित करती है। तो इसलिए मैं उसे दोबारा चेक करती हूँ कि आपने क्या लिखा। अनिल जी, अनिल शर्मा जी जो हैं, वो, उन्होंने मेरे इस, जब हम लिख रहे थे, मैं जब ये जीमेल एक्सप्रेस लिख रही थी, तो बार बार मुझे संकोच होता था कि मैं लिख रही हूँ, ऐसा विषय लिख रही हूँ। वो मुझे आगे बढ़ाते थे, वो कहते थे, अलका जी, एक लेखक इस तरह नहीं रुकता, लेखक को पूरी बात लिखनी होती है। तो उन्होंने मुझे बहुत मेरे उससे तोड़ा, मेरे दायरों से बाहर आने में मेरी मदद की। नित्यानंद जी का मैं खास करके आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मेरे हर पासनों की कड़ी पर उन्होंने अपने टिप्पणी दर्ज की, और हमें हमेशा, आज भी उनका ये जो है मुझे एकदम से उत्साहित करता है कि अगला अंक हम उसका बनाएं। अब अगला अंक मैं कब बनाऊंगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब तो एक तरह से वो सिलसिला छूट सा गया, ऑफिस खुल गए और हम लोग उस तरह नहीं जुड़ पाए हैं। सैटरडे संडे जो छुट्टी मिलती है, उसमें इतने काम घर के होते हैं, और कई बार तो ऐसा काम होता है कि ऑनलाइन आ जाता है, मुझे वो भी पूरा करके, मुझे लगता है मेरा दायित्व है, तो मैं उसे पूरा करके देना चाहती हूँ। तो मैं जरूर, आपके ये शब्द जो हैं हमारे संबल हैं, मैं जुड़ी हुई हूँ। संतोष पटेल जी बहुत ही प्यारे, उनके पिताजी बड़े अच्छे लेखक हैं, और वो हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे कई मंचों पर साझा करते हैं, मैं उनका नमन करती हूँ। और कुछ नाम मैंने सुने, लेकिन एकदम मेरे, अगर लिखे हुए होते तो मैं उनका जिक्र करती, लेकिन मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप हमारा संबल हैं, हमारी शक्ति हैं। अगर मैं कुछ लिख पाती हूँ, या हमारे जितने भी रचनाकार हैं, देखिए, बड़े बड़े पुरस्कार होते हैं, उनमें कई तरह की नीतियां होती हैं, उनमें कई तरह की बातें होती हैं, और उन पे सवाल जवाब किए बिना मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो अपनी जगह पर है। वो मिलता है तो खुशी होती है, लेकिन ये जो जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक बालस्वरूप राही जी की बड़ी अच्छी कविता है कि यूं तो बहुत संसार ने तोड़ा मुझे, छोड़ा मुझे, पर है अभी भी लोग कुछ जो चाहते थोड़ा मुझे। तो वो जो लोग हैं, उनको मुझसे कोई काम नहीं, उनको ना मुझसे काम कुछ। और मैं पूरी कविता मुझे याद नहीं है, लेकिन इतनी खूबसूरत कविता है कि मैं उनके साथ किस तरह से जुड़ी हूँ कि वो ये सोचते हैं कि मैं कभी भी चांदी भरी मीनार की तरफ सर उठाकर नहीं देखूं, मैं कभी किसी बात के लिए समझौता नहीं करूं, और मैं ऐसा कर सकती हूँ। ये विश्वास मुझसे भी ज्यादा उनके मन में है, और ये विश्वास मुझे एक नए उससे जोड़ता है। उससे मैं कहती हूँ कि भाई, बिल्कुल वो कविता मुझे बहुत पसंद आती है। और बालस्वरूप राही जी या इस तरह के जो कवि हैं, जो इस तरह के लेखक हैं, वो हमारा संबल हैं, और वो हमें झुकने नहीं देते, समझौता नहीं करने देते। मैं अलका सिन्हा समझौता कर सकती होगी, लेकिन लेखक नहीं कर सकता। जब मैं अपने हाथ में कलम उठा लेती हूँ, तो मेरा दायित्व बन जाता है, मैं एक लेखक प्रजाति को एक तरह से उनका सिंबल हो जाती हूँ, तो मैं समझौता नहीं कर सकती। तब अलका सिन्हा समझौता नहीं कर सकती, तब वो किसी छोटी सी बात के लिए अपने आप को झुकने देगी, बिल्कुल ये संभव नहीं। ये आपके लिए काफी मशहूर बात है, और लोग आपको इसी रूप में भी पहचानते हैं कि आप एक बहुत ही निडर और बहुत ही ईमानदार लेखिका हैं। ये आपकी सबसे बड़ी बात है, और लोग इसकी प्रशंसा भी करते हैं, और इसके बहुत ज्यादा लोग आपको प्यार भी करते हैं, मैं कह सकती हूँ, स्नेह भी इसी वजह से लोग आपसे करते हैं। तो एक अहम क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, प्रश्न है कि सोशल मीडिया जिस तरह आज के समाज को दिशा दे रहा है, सोशल मीडिया है जो आज के समाज को दिशा दे रहा है, तो क्या साहित्य की दिशा को कौन तय कर रहा है? क्योंकि दिशाहीन साहित्य जब हो जाता है, तो समाज में संकट की तरह हो जाता है। इस बात को गंभीरता से तो लेनी चाहिए। तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगी कि साहित्य में सोशल मीडिया का क्या योगदान है, क्या होना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया का तो बहुत बड़ा योगदान,
कई ऐसे रचनाकार हैं जिनको जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनका नाम पहचान में अभी नहीं आया तो उनकी रचना नहीं छपती। बहुत बड़ी बड़ी पत्रिकाएं हैं, बड़े अच्छे अच्छे पत्र हैं, उनके पास आप जब मेरे अपनी साथ रचना भी भेजते ऐसा हैं। हुआ है, मैंने कुछ दिन पहले कुछ रचनाएं भेजी, नकारी गई, कोई बात नहीं। तो मैं ये नहीं मैं कहना अगर चाहती। सौभाग्य में या उस नाम में नहीं पहुंची हुई हूँ जहाँ के मेरे नाम से ही रचनाएं छप जाए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक बड़ी सुलझी हुई बात कहना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है हर समय ऐसा होता है, ये सच है। ऐसा होता है कि जब आप एक नाम नहीं है, अभी आप गुमनाम है, उस वक्त जब आप रचनाएं भेजती, मुझे याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी और कुछ कुछ रचनाएं लिखती थी थोड़ी बहुत, तो मैंने अपनी कुछ रचनाएं इधर उधर भेजती थी। ऐसा नहीं, हमारी भी रचनाएं वापस लौट कर आती थी। तो हमारे जो अग्रज थे वो हमें समझाया करते थे, भेजते रहो भेजते रहो, उनकी आंखों से आपका नाम निकलेगा। तो मैं उस समय अलका प्रसाद थी, तो लोग कहते थे कि भाई लोग पढ़ेंगे अलका प्रसाद 4 बार आपकी कविताएं लौटेंगी, उनको कहेंगे अरे हाँ ये नाम तो सुना हुआ है। क्यों सुना हुआ है? क्योंकि आपने कविताएं वापस लौटाई थी, आपकी निगाह से गुजरा था। तो जब वो नाम सुना सुना महसूस होने लगता है तब वो छाप देंगे, तो वो कविता नहीं पढ़ते। तो ऐसा है आज के समय में जो संपादक हैं, मैं माफी मांगते हुए, जो बहुत अच्छे संपादक हैं जिन्होंने काम किया। अब देखिए एक संपादक थे धर्मवीर भारती, वो रचना लौटाते थे तो सिर्फ रचना नहीं लौटाते थे, वो उसमें लिखते थे एक नोट कि इस रचना में यहां से यहां तक तो बात सही, यहां नहीं बन पाई, इस पर आप दोबारा काम करिए, हम आपकी रचना छापेंगे। तो लेखक को एक दिशा मिलती थी, वो लेखक बनाते थे। आज के समय में ऐसे कितने संपादक हैं? क्या होता है कि आपकी पत्रिका बाद में छपकर आएगी, एक खास व्यक्ति के लिए पहले ही खास जगह तय हो जाती है, फलाने लेखक का लेख इसमें आएगा। अब वो क्या आएगा क्या नहीं उससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आपने तो जगह उसकी सुरक्षित की, रिजर्व कैटेगरी बना रखा है आपने। लेखक रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता है, आरक्षित सीटें नहीं है उसके लिए। यहाँ पर आप लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे तो छपेंगे, ये शर्त होनी चाहिए, पहली शर्त। कुछ ऐसे संपादक हैं आज के समय में जो कि अपनी रचना के साथ में, जो रचना आ रही है उसके साथ में कोई समझौता नहीं करते, वो नाम नहीं देखते। बल्कि मैं कहती हूँ कि हमेशा जो रचना है वो बिना नाम के जानी चाहिए, रचना छपनी चाहिए, और उस रचना के रचनाकार कौन थे वो अगले अंक में आने चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। लोकतंत्र होना चाहिए कि जब आप अपनी रचना को, मुझे ध्यान है कि जब मैंने कहानी आई थी दिनादिन दिन, तो कथा बिंब कहानी से मेरे पास फोन आया था, और रूप सिंह चंदेल ने, उन्होंने इनका संपादन किया था, बड़े अच्छे लेखक हैं। और उन्होंने जब इसको दिया तो उन्होंने मुझसे कहा कि अलका जी कोई कहानी आप इसके लिए भेजें। तो हमने कहा ठीक है, तो मुझे कुछ समय चाहिए नई रचना लिखने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है ले लीजिए, लेकिन एक अच्छी रचना, एक अच्छी कहानी लिख कर दीजिए। तो मैंने आदिवासियों की जीवन पर एक कहानी लिखी, जो हमारे घरों में आकर काम करने के लिए आ जाती हैं। एक तरह का जो मानव तस्करी हो रही है उसको लेकर के मैंने कहानी लिखी थी। और उस कहानी पर बाद में मुझे कमलेश्वर कथा सम्मान मिला इस पर। तो आप यूं देखिए कि उसके लिए ये आया कि आप इसको जगह जगह आप ये इसका लिंक भेजें ताकि लोग इसको अधिक से अधिक पढ़ें और वो इसको वोट करेंगे। अब मैंने कहा भाई मैं एक लेखक होकर मैं तो वोट नहीं मांगूंगी, आपको कहानी अच्छी लगती है तो वोट कर लीजिए, मैं तो नहीं मांगूंगी। तो मैं इतने संकोच में रही कि आप मेरा फेसबुक चेक कर लीजिए, मैंने उसके ऊपर एक अपना लिंक तक नहीं, एक पोस्ट तक नहीं लगाई, कि भाई मुझे ऐसा लगा कि मैं मांगने जाऊं ये वो ऐसे करके कि मुझे आप वोट करिए कि मुझे नहीं नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने नहीं किया। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया, तो क्योंकि मैंने किया ही नहीं था, कहीं भी नहीं लिखा था मैंने, तो मैंने कोई इसकी प्रतीक्षा भी नहीं की कि मुझे इसमें कोई सम्मान मिल सकता है। एक दिन अचानक मैंने अपना कंप्यूटर खोला मेल देखने के लिए, और उसमें मैंने देखा कि लिखा है कि आपको प्रथम सम्मान मिला, आपकी कहानी को सबसे ज्यादा पसंद किया लोगों ने। तो मैं गदगद हो गई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि भाई ये कमलेश्वर जी के नाम से जो सम्मान हो वो मुझे मिल रहा है, और प्रथम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कहानी चुनी गई है। और वो कहानी जिसके लिए मैंने कहीं किसी को जानकारी तक नहीं भेजी थी, क्योंकि मैं तो दुगने संकोच में आ गई। किसी को मैं उत्साह से भेजती भी कि मेरी कहानी वहां छपी है पढ़िए, मैंने वो भी नहीं भेजी क्योंकि आप सोचेंगे मैं वोट करने के लिए कह रही हूँ। आजकल ये जो पूरा व्यवसायीकरण हो गया है कि आप एक छोटे से बच्चे की तस्वीर लगा देते हैं कि भाई ये उसमें रियलिटी शो में जा रहा है और आप इसको वोट कीजिए वोट कीजिए। सिर्फ वोट कर देने भर से वो अच्छा रचनाकार हो जाएगा, ये मैं नहीं मानती।
बिल्कुल। वोट तो आजकल आपके अपने लोग कर देते हैं, आपके अपने दोस्त कर देते हैं, एक पूरा का पूरा समुदाय, तो मुझे वोट करो मैं तुम्हें वोट करूंगा, हाँ, ये वाली नीति आदान चल गई प्रदान, आदान है ना। प्रदान। आदान प्रदान हो रहा है। तो जब आप सोशल मीडिया की बात करती हैं, तो सोशल मीडिया एक बड़ी अच्छी भूमिका निभा निभा सकता है, और कई जगह पे निभा भी रहा है, लेकिन उसका ये उद्देश्य कभी नहीं होना चाहिए कि मैं आपको करूं तो आप मुझे करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि मुझे जितने लोग पसंद करते हैं मैं भी उतने लोगों को उतना ही पसंद करती हूँ। इस शर्त के साथ बांधकर अगर आप मुझे वोट करते हैं या टिप्पणी देते हैं, तो मैं आपका सादर धन्यवाद करते हुए नमन करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मुझे आप तब पसंद कीजिए, तब मेरे बारे में टिप्पणी लिखिए जब आपको वो उस लायक लगती। मैंने ऐसी भी टिप्पणियां पढ़ी हैं जिसमें आपका कोई सुझाव आया था कि भाई इसकी वजह से ये और चीज अच्छी बन सकती है, तो मैंने उन टिप्पणियों को अपने फासलों के दरमियान में स्थान दिया था, उसके बारे में पढ़ा था। और जो भी टिप्पणियां आपने दी वो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, मैं उसे हटा नहीं सकती, अच्छी है कि बुरी है। मैं स्वागत करती हूँ ऐसी टिप्पणियों का, क्योंकि वो हमें आईना दिखाती है। लेकिन वो बिल्कुल। टिप्पणियां जो सिर्फ इस लालच से दी जा रही हैं कि कल को जब मैं भेजूंगी तो आप भी मुझे भेजेंगी, आप भी मुझे उसको बहुत अच्छा लिखेंगी, आप मेरी उससे जुड़िए क्योंकि मैं आपके उससे जुड़ती हूँ या जुड़ता हूँ, ऐसा नहीं है। कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें कि आप बताते हैं कि वो बहुत अच्छी, आज ही आप कहते हैं भी आप मेरे को माहिया लिख कर दो, मैं आपको उसमें पढ़कर सुनाऊंगा। आज ही कहते हैं आप मुझे छंद की कविता लिख कर दो, शायरी लिख कर दो, जिसने जिंदगी में कभी शायरी नहीं लिखी थी, जिसको आज तक कभी छंद का ज्ञान नहीं था, आप उसकी रचनाएं पढ़ करके सुना देते हैं क्योंकि आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छी पाठशाला। मैं आपको समझाना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि इस तरह की रचनाएं होती हैं, तो माफ कीजिए मैं अपनी कविताएं कभी नहीं भेजूंगी ऐसी रचना की। क्या आप इसलिए करेंगे क्योंकि मैं उसमें जुड़ जाऊंगी और आपका एक दर्शक बनकर आपकी गिनती बढ़ाऊंगी? नहीं, लेखक का अपना सम्मान होता है। मैं इसके लिए गिनती बनने के लिए मैं वहां नहीं खड़ी होंगी, मैं आपकी रचना को सुनूंगी, मैं आपकी रचना को अच्छा महसूस करूंगी, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी रचना को जोड़ते या नहीं जोड़ते, मैं आपकी रचना के बारे में तारीफ करूँ। मुझे कोई सुझाव देना होगा तो मैं इतना भी दम रखती हूँ, आज मैं मंच से बोल रही हूँ, ये एक ओपन फोरम है, मैं आज बिल्कुल। शब्दाक्षर के मंच से ये बात कह रही हूँ कि मैं अपनी गिनती बनने के लिए मैं खड़ी होने वालों में मैं नहीं, और एक लेखक नहीं हो सकता कि वो गिनती की तरह जोड़ा जाए कि हाँ आपके उसमें 25 लोग हैं तो मैं 26वां हूँ, अलका सिन्हा नहीं। मैं आपकी रचना को, मैं आपके इस कार्यक्रम को पसंद करती हूँ, मैं इसलिए जुड़ूंगी। आप मेरी रचना से जुड़े या नहीं जुड़े, मेरे कार्यक्रम से जुड़े या नहीं जुड़े, कोई बात नहीं। आपकी सुविधा नहीं हो सकती है, आपका समय नहीं जुड़ सकता है मेरे समय के साथ, कई बातें हो सकती हैं। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट, मैं उसको समझना चाहूंगी, मैं उस बात को अंडरस्टैंड करना चाहूंगी, उसके लिए समय रखना चाहूंगी। तो सोशल मीडिया की बात जो आप कह रही हैं वो बड़ा सशक्त माध्यम है, लेकिन वही बात है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, हमें उसको सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा। हम उसको एक दूसरे के तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी खुजाऊं इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या कि हम उसको आजकल देखा जा रहा है साहित्यिक प्रतियोगिताएं होती हैं, क्या एक लेखक, ये मेरे अपनी तरफ से मैंने एक प्रश्न पूछा है क्या एक लेखक इस प्रतियोगिता में भाग किस रूप में भाग ले, आप बताइए खुद ही। लिखना कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये मानसिक एक स्थिति होती है जब हम कुछ लिखते हैं, चाहे वो रचना हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कविता हो, चाहे छंद हो, चाहे गजल हो। तो मुझे अगर प्रस्तुत होना है किसी प्रतियोगिता में, मुझे एक शब्द दे दिया गया, आप लिखो, फर्स्ट प्राइज इतना, सेकंड प्राइज इतना, तो मैं कहाँ की लेखक हूँ? आप इस पर कुछ प्रकाश डालिए। मुझे हंसी भी आती है और मुझे दुख भी होता है। मैं इतनी बड़ी लेखिका या इतनी बड़ी कथाकार उपन्यासकार तो हूं नहीं, फिर भी जहां तक मेरी सोच जाती है कि किसी का लेख किसी प्रतियोगिता या किसी प्राइज का, जो बोलते हैं ना, उसका वो नहीं होता है। हाँ, मोहताज नहीं होता। मोहताज नहीं होता है। तो ऐसी जो लिखने के ऊपर जो एक सोच पे दबाव पड़ता है कि आप जुड़े हो तो आपको ये करना वो करना, ये कहाँ तक सही है, आप हमें बताइए। देखिए मैं इसको गलत तो नहीं कहती, क्योंकि मैं भी जैसे कई बार अब हम लोग जजमेंट में बैठे होते हैं, निर्णायक होते हैं, अब मेरे पास अच्छी रचना आएगी ही नहीं, तो मैं उसी को, मेरे पास जो आएंगी रचना उसी में से तो तय करूंगी। वो अगर 60 नंबर ले रही है तो मैं 60 को फर्स्ट करूंगी, अगर वो 80 ले रही है तो मैं 80 को फर्स्ट करूंगी, लेकिन जो रचना मेरे पास आएगी करूंगी तो उसी में से ना। तो ये मैं इसको गलत नहीं मानती, लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि आप एक लेखक होने के नाते अपनी कलम पर निर्णायक से कहीं ज्यादा भरोसा रखिए। बिल्कुल। निर्णायक ही आपको तय करेगा ये बिल्कुल जरूरी नहीं।
अब जो निर्णायक है, मेरी एक सोच है, हम लाख कहते हैं कि भाई मेरी सोच आपकी सोच पर से मतलब आपकी कहानी मेरी सोच से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम उसमें कितना सफल होते हैं ये हम नहीं जानते, हमें नहीं मालूम। हो सकता है हम प्रभावित होते हैं, हमें नहीं पता, और हम उस प्रभाव के नाते ही किसी को फर्स्ट और किसी को सेकंड करते हैं। इसीलिए तो अगर तीन निर्णायक होते हैं तो तीनों के निर्णय आइडेंटिकल नहीं होते, अलग अलग होते हैं। अच्छा, अब उसमें कई बातें रोल प्ले करती हूँ, उसमें ये भी रोल प्ले करता है कि मेरी जान पहचान किससे है, या फिर कि वो किस संस्था का व्यक्ति है, वो कल को मुझे सम्मानित कर देगा तो आज मैं उसे सम्मानित कर देती हूँ, ऐसा हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बावजूद इसके उसी में कोई एक ऐसा भी निर्णायक हो सकता है और जो कि इन बातों से अप्रभावित रहता हो, और वो एक अच्छी कहानी की तलाश कर रहा हो, एक अच्छी कविता की तलाश कर रहा हो, एक अच्छे विषय की तलाश कर रहा हो। इसके साथ साथ ये भी होता है कि भले ही मैं ये सोच के चली हूँ कि भाई वो अच्छा रचनाकार है, मैं पहले से मेरे मन में एक प्रेजुडिस सा है, उसको लेकर के पूर्वाग्रह है, और जब मैं पढ़ने लगती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, उससे कई गुना कहानी ये ज्यादा अच्छी थी। मैं आपको बताऊं, अभी एक प्रतियोगिता में मैं निर्णायक थी और मुझसे कहा गया कि मैं उसका निर्णय करूं, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे जो पहले दूसरे तीसरे अंक पर है आप उनका निर्णय दे दो, और हमें कोई कहानीकार का नाम नहीं भेजा गया था। बल्कि मैं बताना चाहूंगी कि ये जो प्रतियोगिता थी वो सृजन लोक सम्मान था, सृजन लोक साहित्य सम्मान था, सृजन साहित्य सम्मान था, जो जिसके लिए हमें तय करना था, एक निर्णायक मैं भी थी उसमें। तो मेरे पास जो आई थी एंट्रीज, उसमें किसी का नाम नहीं था, मैं नहीं जानती थी कि ये किसकी कहानी संग्रह है, ये किसका कहानी संग्रह, मैं नहीं जानती। तो जब मैं उसको तय करने लगी तो मुझसे सिर्फ इतने कहा गया था कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड बता दीजिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं तो इसमें बाकायदा नंबर देती हूँ, क्योंकि इससे फिर ना मुझे संतोष होता है। तो जैसे कि आपने क्या विषय लिया उसके लिए कुछ अंक हैं, आपने उसका निर्वाह कैसे किया उसके लिए कुछ अंक हैं, आपकी जो बुनावट थी कहानी की, वो कैसी संरचना थी, उसका जो फैब्रिक आपने तैयार किया वो कैसा था, उसके कुछ अंक। तो मैंने अलग अलग खाने बनाए और उनको मैंने नंबर दिया। अब मुझे नहीं पता, एक संग्रह को कुछ नंबर मिले, एक अलग अलग उसमें टोटल किए जब मैंने, तो उसमें 50 में से मान लो 40 नंबर आए, 50 में से 35 आए, 38 आए, तो जो भी जिसको 40 आए मुझे नहीं पता, मैंने कहा जी इस संग्रह को इतने नंबर आ गए। तो ये जो एक तरीका होता है, सृजन साहित्य सम्मान भी तो किसी ने दिया, मुझसे तो कोई दबाव नहीं रखा गया कि आप इसी को फर्स्ट कीजिए या इसको मत कीजिए, ऐसा तो नहीं कहा गया। और जिसको दिया गया वो बाद में जो निकला नाम, उनके नामों को पढ़ा गया, उनको हमने उनके ऊपर अपनी टिप्पणी दी। तो ऐसे भी ये होते हैं। पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ नीता, आप भी लिखती हैं और हमारे कई रचनाकार हैं जो कि इस तरह की तकलीफ से गुजरे होंगे, उन्हें लगता होगा कि उनकी रचना बहुत अच्छी है और उनको सम्मान नहीं मिला। इसकी वजह ये हो सकती है कि उनका नाम अभी लाइमलाइट में नहीं आया, उसकी वजह ये भी हो सकता है कि उनकी रचना में कुछ कमी रह गई। तो बजाय उसको निराश होकर के लेने के, आप उसको पॉजिटिव ढंग से लीजिए और ये देखिए कि कसर कहाँ रह गई। और अगर आपको लगता है कि जिस रचना को पुरस्कार मिला, आप देखते हैं वो रचना तो आगे आ जाती है सामने कि भाई ये रचना है जिसको पुरस्कार मिला, आप खुद भी तो जज होते हैं, आप अपने आप में तय कीजिए कि आप कहाँ पीछे रही इस रचना में। अगर आप इस रचना में पीछे रही हैं तो उसको सुधारिए, और अगर आपको लगता है कि ये रचना मेरी कहीं भी इससे कम नहीं थी, बढ़कर ही थी, तो आप निराश मत होइए। बहुत बड़ी जमीन है और बड़ी लोकतांत्रिक जमीन है, आप अपनी रचना लिखते रहिए। और सोशल मीडिया ने तो आपको ऐसा दे दिया है कि आप अपनी रचना लिख सकती हैं, छाप सकती हैं, लोगों तक पहुंचा सकती हैं, तो आप उसमें कहीं पीछे नहीं है, आप किसी के मोहताज थोड़ी हैं। हम किसी के मोहताज नहीं कि हमें कोई पुरस्कार देगा तो हम जाने जाएंगे, पुरस्कार नहीं देगा तो नहीं जाने जाएंगे। आप छापेंगे तो हमारी रचना लोगों तक पहुंचेगी, नहीं तो नहीं पहुंचेगी। आप अपनी रचनाओं का स्तर इतना ऊंचा बनाइए कि आपको धीरे धीरे नाम से लोग पहचानने लगे और आपकी रचना तक पहुंचे। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा फोरम है, उसका सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और अपनी रचनाओं का उसमें भरपूर, वो जमीन है, आपको एक बड़ी खुली जमीन मिली है, उस पर छापिए, अपनी चीजें खुद छापिए। बहुत अच्छी बात कही आपने मैम। ये मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझ में आ रहा होगा और सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा आपकी बातों से। आपने जो बातें बताई, जीवन का जो दर्शन दिया अपने कहानियों के माध्यम से लोगों को, अपनी कविताओं से, अपनी उपन्यास से, ये अपने आप में एक कालजयी हमें एक जिसको कहते हैं कि गिफ्ट मिला है आपकी तरफ से।
और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी जो लिखी रचनाएं हैं पढ़ी जाएंगी, समझी जाएंगी, सुनी जाएंगी, सुनाई जाएंगी। और वक्त हो चला है, हम आपसे विदा लेना तो नहीं चाहते, दिल तो मेरा नहीं कर रहा था। 1 घंटे का प्रोग्राम था और वक्त कहाँ से कैसे बीत के चला गया पता ही नहीं चला, कि बातें ऐसी ही होती रही कि इसका अंत ही नहीं समझ में आ रहा था। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमें जोड़ा है, सबके साथ जोड़ा और लोगों की मानसिकता को समझने का मौका दिया, समझाया। एक जैसे कहते हैं कि एक रचनाकार एक शिक्षक भी होता है, तो वो रूप आज आपका मुझे देखने को मिला। मैं आपसे ऐसे पर्सनल भी बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातें कर पर। मैंने कहा कि आप मेरी मार्गदर्शक रहेंगी। जीवन में सभी को किसी न किसी गुरु की जरूरत होती है, अकेला होता है इंसान। आप मेरे गुरु हैं, आपको मैं अपनी गुरु मानती हूँ, क्योंकि आपने जो लिखा और आपके शब्दों को जो मैंने पढ़ा, तो ऐसा लगा कि आधा जीवन मेरा आपके शब्दों में ही छुपा हुआ है। तो इससे बड़ी बात शायद और भी लोग पढ़ते होंगे, उन्हें भी ऐसा लगता है। मैं अपनी साफ बात कहना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने दर्शकों के सामने अपनी बातें रखी हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा आपके अनुभव हमसे हमें सुनने को मिले, आपसे जुड़ने को मिला। और ये कार्यक्रम नहीं होते होते हुआ, मेरी तबीयत भी बहुत खराब थी, आपने भी खुद कहा था कि आप कर पाएंगी। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल, आप मुझे ऊर्जा देंगी और दूसरे दिन से मैं ठीक होना शुरू हो जाऊंगी। तो यही होने वाला है, अब कल से मैं और भी अच्छी हो जाऊंगी, तबीयत में मेरी सुधार होगी। आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा। शब्दाक्षर आपका हमेशा आभारी रहेगा। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने ये मंच दिया मुझे आपसे जुड़ने का, लोगों को आपसे जुड़ने का। आप बहुत ही हमारी आदरणीय और मार्गदर्शक के रूप में रहेंगी हमेशा। और शायद हाँ, नित्यानंद जी शब्दाक्षर मंच का धन्यवाद कह रहे हैं। काफी लोग हैं, निशा तिवारी जी जुड़ी हुई हैं, काफी लोग जुड़ रहे हैं, आपको प्रेम खन्ना जी जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छा कह रहे हैं, ब्यूटीफुल थॉट एक्सप्रेस बाय अलका जी। और मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ क्योंकि लोग आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, तो सुनना भी आपको जरूरी ही है। पुनीता सिंह जी हैं, उन्होंने भी बहुत बहुत पसंद किया है हमारी आपकी बातों को। मनीषा जी हैं, सविता पोद्दार जी, प्रताप जायसवाल जी का नाम ले चुकी हूँ, रमा कृष्ण द्विवेदी जी हैं, और अरुण पुरथन जी हैं, बंसीधर जी हैं, वंदना जी हैं, जुड़ी हुई थी हमारे साथ, सब जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अलका जी को सुना और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं तो बहुत कुछ सीखूंगी आगे जाके भी, ये तो मैंने शुरुआत ही हुई है अभी आपके साथ। तो आपका बहुत बहुत आभार मैम, आदरणीय, इस मंच पे आने का और हमारे मंच को सार्थक बनाने का। आशा करती हूँ आपसे फिर हम जुड़ेंगे इसी खूबसूरती के साथ, इसी सार्थक बातों के साथ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद नीता। मैं भी आपके साथ साथ रवि प्रताप जी को, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। शब्दाक्षर की पूरी टीम का बड़ा आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे से परिचित नहीं थे। और वही बात मैंने कही ना कि परिचय में तो लोग एक दूसरे के लिए करते हैं। अपरिचित होते हुए अगर मेरी रचना आप तक पहुंचती और आप कहते हैं कि मैं बात करना चाहती हूँ, तो वो मुझे संतोष देता है। तो वो संतोष मुझे मिला और आप मेरा बहुत कुछ मतलब पढ़ चुकी हैं और तब मुझसे बात कर रही हैं। तो ये एक अलग तरह का सुकून है कि आप यूं ही एक फॉर्मेलिटी नहीं है, या बात आपको एक प्रोग्राम तैयार करना है तो नहीं कर रही हैं आप, बल्कि आप उससे गुजरते हुए, उस एहसास से गुजरते हुए जो महसूस कर रही हैं वो बोल रही हैं। हमारे सभी दर्शक ये महसूस कर रहे होंगे कि नीता जी की आवाज बार बार खराश हो रही है गले में, क्योंकि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। लेकिन जब आप तबीयत अच्छी नहीं होते हुए भी उससे लड़ते हैं, ये हमारी लड़ाई, हमारी लड़ने का ढंग यही है कि हम अपनी जो हमारी जो चुनौतियां हैं उनसे आगे निकल कर बात करते हैं। तो जब मैंने पूछा इनको, नीता को, कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम और किसी हफ्ते रख लेते हैं, कोई बात नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको पढ़ते हुए जैसा महसूस कर रही हूँ, मेरा मन बना हुआ है आपसे बात करने का। तो मैंने कहा अगर मन बना हुआ है तो फिर इससे बढ़िया बात नहीं थी, क्योंकि मुझसे भी अक्सर मेरे मम्मी पापा ये बात कहते रहे, अभी भी कहते हैं मेरे पापा, मम्मी तो रही नहीं, तो मम्मी ये मुझसे अक्सर कहा करती थी कि तुम
इतना दौड़ भाग करती हो, तुम्हारी तबीयत पे फर्क पड़ जाता है, स्वास्थ्य तुम्हारा खराब हो रहा है, तुम क्यों नहीं ध्यान देती हो अपने ऊपर, इतनी देर देर से घर लौटती हो, देर से खाना, कम सोना, ऐसे कैसे चलेगा? तो मैं मम्मी को कहती थी कि मम्मी ये तो ना मेरा जो आयरन विटामिन जैसे हम खाते हैं ना गोलियां, मल्टीविटामिन, तो ये जी। कार्यक्रम जो है वो मेरे लिए आयरन की गोलियां हैं, ये मेरे लिए मल्टीविटामिन है। तो ये मेरे अंदर जागृति पैदा कर देती है, मेरे अंदर ताकत पैदा कर देती है। मुझे लगता है कि कोई मुझे सुनना चाहता है, कोई मुझे पढ़ना चाहता है, तो मेरे अंदर रात को जगने की ताकत आ जाती है, लिखने की ताकत आ जाती है। मैं कोविड से उठी थी और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि कोई फोन आए तो मैं फोन अटेंड करूं, लेकिन जब कार्यक्रमों में जुड़ने लगी, कईयों ने मुझसे कहा कि अभी अलका जी आप थोड़ा स्वस्थ हो जाइए तब जुड़िएगा, अभी छोड़ दीजिए प्रोग्राम्स को। मैंने भी छोड़ दिया, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने आग्रह किया अलका जी थोड़ी देर के लिए आ जाइए, थोड़ा सा बात कर लीजिए। तो मुझे भी लगा कि जब मैं आती हूँ लोगों से बात करती हूँ तो अंदर एक ताकत आ जाती है, और वो ताकत जो होती है ना वो रचना की ताकत होती है। वो हमारे भीतर जो कुछ हम कहना चाहते हैं उसकी बुलबुलाहट होती है, तो वो जी। बुलबुलाहट आपके भीतर एक जिजीविषा की तरह से खड़े रहने को वो करती है। तो मैं अपने सभी साथियों का जो हमसे जुड़े रहे उनका हाथ जोड़कर अभिवादन करती हूँ। आप हमारी शक्ति, हमारी संजीवनी है, और मैं आपसे इतना ही वादा करती हूँ कि आपकी शक्ति मुझे खड़े रहने देगी। मेरे भीतर की ये शक्ति कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे शक्तिवान बना देते हैं, सामर्थ्यवान कर देते हैं, तो मेरी ऊर्जा को आप गति दे देते हैं, सशक्त कर देते हैं। तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। अपनी एक पंक्ति मुझे ध्यान आ रही है, तो वो मैं आपको कहना, उम्र हो गई है, थकने लगती हूँ मैं भी, और वो एनर्जी नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी पाँव में मोच नहीं है, ना ही गर्दन झुकी हुई, कैसे समझौतों पर उतरूं, पीठ मेरी है तनी अभी, ये पीठ तनी रहेगी। मैं उम्र के पड़ाव पर आते हुए भले ही हो सकता है कि थोड़ा झुक जाऊं, लेकिन मेरी अस्मिता नहीं झुकेगी, और आप लोग मुझे खड़ा रखेंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अभिनंदन। बहुत सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार हमें सुनने के लिए। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।